सो दिस दर्शन करे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16। ठीक है, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कंसंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तभी जाके आपको आज की चीजें समझ में आएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मेरे लेक्चर के सामने कल से लेबल लगाना जरूरी है। ठीक है, ये एक टास्क मेरे को ऐसा लगता है कल से थोड़ा सा आपको दिखाते जाऊं कि कौन सा लेक्चर चलने वाला है। ठीक है सर, कल बहुत ट्राई किया था बट नहीं हुआ था, आज प्लीज रिवीजन कर दीजिए कल का। रिवीजन तो होता रहेगा बट कल का लेक्चर भी आपको गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव के अंदर राहुल अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको वापस से देख सकते हो। तो इन डिटेल रिवाइज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज हमको आगे का भी कंटेंट लेना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। कल हमने क्या स्टार्ट किया था उससे पहले शुरू करते हैं। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विथ हमारा सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए सब जन मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे मेमोरी टेक्निक क्या है। फटाफट फटाफट मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ बच्चों, मेमोरी टेक्निक क्या है टाइप्स ऑफ कंपनी की। एवरीबॉडी सब जन बताएंगे मेमोरी टेक्निक क्या है। गो फॉर इट फास्ट। टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए मेमोरी टेक्निक क्या है? सो गए क्या सब जन लाइफ में? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो हेलो हेलो। यस, आई ला मेरी काऊ। अगर सबको याद होगा तो कल हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देखा था और उसके अंदर हमने मेमोरी टेक्निक देखा था। आई ला मेरी काऊ। आई पर से क्या होता है बच्चों? इनकॉर्पोरेशन। ला पर से क्या होता है? लाइबिलिटी। मे पर से मेंबरशिप। मेरी पर से मेंबरशिप। सी पर से कंट्रोल। ओ पर से ओनरशिप। ओ पर से ऑब्जेक्ट और डब्ल्यू पर से वर्किंग। कुछ याद आया सबको? हाँ ना। इसके अंदर फिर हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन में तीन कंपनीज। क्रश वाली मतलब चार्टर्ड। देखो ये बोट है, क्रश वाली ऊपर वाली नीचे वाली टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड, ये बोट है। नदी पार करने के बाद बोट छोड़ देनी। अगर आपको टाइप्स ऑफ कंपनी वैसे ही याद है तो गर्लफ्रेंड्स याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? आपको नदी पार करने के बाद बोट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो क्रश वाली मतलब स्पेशल, दैट इज चार्टर्ड। टेक्स वाली मतलब लॉ वाली मतलब स्टैट्यूटरी, और उसके बाद में रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद में दूसरा लाइबिलिटी पर से उड़ाने वाली अनलिमिटेड, बचाने वाली लिमिटेड। फिर उसके बाद में मेंबरशिप पर से गांव वाली पब्लिक, मोहल्ले वाली प्राइवेट, और मेरी वाली दैट इज स्पेशल, मेरी वाली ओपीसी। क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद में सी पर से कंट्रोल, ऊपर वाली नीचे वाली बाजू वाली होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, फिर सिस्टर कंसर्न, मामाची मुलगी, अपली। कुछ याद आया सबको? हाँ ना। और फिर उसके बाद में दैट इज ग्रुप कंपनीज। उसके बाद में नेक्स्ट वाले कंपनीज के ऊपर हम जाते हैं, दैट इज एज पर द ओनरशिप, दैट इज माय देसी गर्ल और विदेशी गर्ल। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो उसमें बैंकिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनबीएफसी, निधि कंपनी, ये सब आते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? फिर एक्टिविटीज, वर्किंग पर से एक्टिव कंपनी स्टेटस है कमिटेड, डोरमेंट कंपनी स्टेटस है कॉम्प्लिकेटेड, एंड लिक्विडेटेड कंपनी मतलब एक्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जिसमें से कल हमने तीन डेफिनेशन देखे थे अगर आपको याद होगा तो, जिसके अंदर मैंने चार्टर्ड कंपनी बताया था। चार्टर्ड कंपनी के लिए मैंने एग्जांपल दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड साथ साथ में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए मैंने एग्जांपल दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके लिए एक्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो किसी लॉ में बनाई गई है, तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉ बना, उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर एलआईसी एक्ट बना, उसके अंदर एलआईसी किया गया। कल मैंने आपको बोला था 245 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर्स को मर्ज करके एक एलआईसी का गठन किया गया है। और सबसे आखिरी आता है दैट इज रजिस्टर्ड कंपनी, जो हमारी नॉर्मल कंपनी है, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जो हमने डिफाइन की थी 2 सबसेक्शन 20 में। कल हमने यहां पे 220 मार्क करना भूल गए थे, आज जरा आप 2 सबसेक्शन 20 यहां पे मार्क कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। क्यों शुरू नहीं हो रहा? ओके, सो मार्क कर लिया सबने? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अनुश्री तिवारी। और एक मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन दे दूं, अब सभी लोग लाइव आ चुके हैं तो डेली हम 10:10 तक के, कल 30 मिनट्स तक क्लास नहीं चली अनुश्री बेटा, तो आपको उसका बैकअप मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में हम 100% बैकअप इसी के लिए दे रहे हैं कि आपकी कोई भी क्लास नहीं चली तो आप उसको बैकअप के अंदर देख पाओ। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके दूसरे ही दिन उसका बैकअप अपलोड कर देता हूं, या उसी दिन नॉर्मली शाम तक के बैकअप अपलोड हो जाता है, तो आपने उसी दिन शाम को अगर बच गया है तो उसके बाद में देख सकते हो। और एलआईसी के बाद में मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, हार्डली 2-3 मिनट की क्लास हुई थी। यहां हर रोज आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बैकअप देख लोगे तो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। 100% बैकअप आपको दे रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में गुड मॉर्निंग विधि, गुड मॉर्निंग चैतन्य चांडक। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। कल आ चुका है बेटा शाम को आपके गूगल ड्राइव के डाउनलोड लिंक के ऊपर बैकअप अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, एक बार चेक कीजिए, नहीं तो दूसरे दिन अपलोड हो जाएगा। कल नहीं आया, दूसरे दिन शाम तक के वेट कीजिए, बैकअप मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और
मैं सब चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं। हर रोज क्लास 10:10 तक के शुरू होने वाली है, ठीक है। अगर 10:10 तक के अपनी क्लास शुरू नहीं हुई तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह में के अंदर मैं फंसा हूं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बट क्लास 10:10 तक तो शुरू ही हो जाएगी एवरी डे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो मैं स्टार्ट करता हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। अविरल ओबराय, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, देवेश निगम, गुड मॉर्निंग। सो कल का जिनका लेक्चर मिस हुआ है, हम गूगल ड्राइव डाउनलोड लिंक के ऊपर उसको अपलोड कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 15 करके। आप उसको डाउनलोड करके इनक्रिप्टेड लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको बड़ी काम में आएगी। ओके, कल हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में ये चीज कंप्लीट की थी। आज हम टाइप्स ऑफ कंपनी में जाने वाले हैं अगले कंटेंट के ऊपर। आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, ऐसा मेरे को नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ पढ़ते रहो, आपका सब्जेक्ट मेरे साथ साथ ही खत्म हो जाएगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ कंपनी में जा रहे हैं आगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी में आज हम देखने वाले हैं एज पर लाइबिलिटी। तो हमारा हो चुका है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लाइबिलिटी के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट के अंदर ही चार्ट ड्रॉ करके दिया था। अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, उसके बाद में लिमिटेड कंपनी, शेयर कैपिटल और गारंटी में क्या होता है, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो इसके ऊपर हमारा पूरा थीसिस हो चुका है। हां, इनके डेफिनेशंस रीड करना बाकी होंगे, लेकिन ये हमारा कंटेंट हो चुका है। क्लियर? तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज अ ओपीसी। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आज ये कंटेंट हम पढ़ने वाले। तो मुझे एक बार बताओ कमेंट्स में, हाउस द जोश, हाउस द जोश, फटाफट बताइए हाउस द जोश, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आज का लेक्चर मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी वेरी 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 इनफाइनाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेफिनेशन आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है। गौर से देखिए इस डेफिनेशन को, वो न्यूज चैनल में नहीं बताते। गौर से देखिए इस डेफिनेशन को, ये 3 डेफिनेशन तुम्हारी जिंदगी चेंज कर सकती है। तुमने इस चीज को याद रखना चाहिए। ये डेफिनेशन आज तुम्हारी जिंदगी चेंज करने वाली है, तो बड़े अच्छे से तरीके से मेरे को बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड, सबका जोश हाई है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन वाइज। कल हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो सिर्फ 220 के देखी थी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 221, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर 222, गारंटी का जी शेयर कैपिटल के एस के पहले आता है, दोनों का स्टार्टिंग वही है, कंपनी लिमिटेड बाय, ये कॉमन वर्ड्स है, इसलिए बाय गारंटी 221 एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल 222। इतने सेक्शन आपने याद रखना, मतलब 220, 221, 222, ये 3 सेक्शन आपने याद रखना। फिर आज ये 3 सेक्शन आपको याद हो ही जाएंगे, 2 सबसेक्शन 62, 2 सबसेक्शन 68 एंड 2 सबसेक्शन 71। ये तो आज आपको याद हो ही जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आज ओपीसी से, वन पर्सन कंपनी से। ओपीसी, ओपीसी, ओपीसी का शुरुआत करने के लिए पहले मैं थोड़ा ओपीसी के डेफिनेशन पे जाता हूं, जिससे आपको ओपीसी समझने में मदद होगा, ठीक है। ओपीसी का डेफिनेशन आपके बुक में दिया होगा, नियरली पेज नंबर 1.14 के आसपास, ठीक है। आपको मैंने टोटली न्यू बुक प्रोवाइड की है, ठीक है। मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि मैं पुराने बुक से इसलिए सिखाता हूं क्योंकि आपको थोड़ा हिस्ट्री बोल पाऊं कि क्या चेंजेस हुए वो बोल पाऊं। पर आपकी बुक पूरी अपडेटेड दी है मैंने, सो दैट आपको हिस्ट्री चेंजेस वगैरह देखने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना, रिविजन के वक्त। सो वन पर्सन कंपनी ये दिया है 2 सबसेक्शन 62 में, और मैं यहां पे वन पर्सन कंपनी का ही डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा। पहले तो वन पर्सन कंपनी के डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। मार्कर वार्कर लेना, एकदम सुंदर कलर के मार्कर लेना। पढ़ाई करनी है ना बेटा, तो पढ़ाई के अंदर इन्वेस्ट करना सीखो। मैं हमेशा बोलता हूं, स्टडीज, बच्चे बोलते हैं स्टडीज इज एक्सपेंडिचर। अरे जो चीज तुम्हारी लाइफ बना सकती है वो एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? तो पढ़ाई के अंदर पैसे डालना सीखो, पार्टी वार्टी के पैसे बचाना सीखो। मैं मेरे लाइफ में ये करता था। मैं 12वीं तक के तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसके अंदर मैं पढ़ाई का भी पैसा दूसरी चीजों में डालता था। मेरे को बुक लेने के लिए पैसा मिला, उसके भी मैं 12वीं तक के पार्टी करता था। पर जब मैं सीए में सीरियस हो गया, मैं फ्रैंकली बोलता हूं, जब मैं सीए में सीरियस हो गया ना, मैं मेरे पार्टी के भी पैसे बचा के पढ़ाई में डालता था। सच्ची बोल रहा हूं, पार्टी के भी पैसे बचा के पढ़ाई में डालता था। मैं खुद को, मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, मेरे पास कम से कम 3 कलर के मार्कर्स होते थे। 3 डिफरेंट कलर के मैं नॉर्मली मार्कर रखता था मार्किंग करने के लिए कि बुक ब्यूटीफुल होनी चाहिए।
दो तीन कलर के मेरे पास नॉर्मली पेन होते थे, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, चार तो कलर के नियरली। एक ऐसा पेन मिलता है जिसके अंदर चार कलर मिलते थे, बड़ा ऐसे बड़े ग्रिप वाला एक पेन मिलता है जिसके अंदर चार कलर मिल जाते थे। तो ऐसा भी पेन मैं रखता था। मेरे हमेशा रजिस्टर्स, सीए के अंदर 12वीं तक के मत पूछना, 12वीं तक के मेरे पास सभी सब्जेक्ट का मिलके एक ही रजिस्टर होता था, ठीक है। पर सीए में जब से आया, मेरे हमेशा रजिस्टर अपडेटेड रहेंगे, मेरे हमेशा बुक अपडेटेड रहेंगे। अगर कोई ख्वाब देखा है ना सीए बनने का, तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली देखो। तुम एक ही पेन लेके बैठ जाते हो और उससे भी लिखते हो तो लिखते हो, नहीं लिखते हो तो नहीं लिखते हो। बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। आप कभी भी देखना आपके घर पे, लेट्स इमेजिन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझने के लिए, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए। जब आप कोई नया सेल फोन लेते हो, इमेजिन जब आप नया सेल फोन लेते हो ना, तो सेल फोन के चक्कर में आप रात भर जाग लेते हो, आपको एक्साइटमेंट होती है सेल फोन के अंदर क्या है। जब घर पे कोई नई चीज आती है ना, तो उस चीज के ऊपर पूरा घर एक दिन दे देता है। जैसे घर में नया वॉशिंग मशीन आया, सब जन मिलकर वॉशिंग मशीन का जमा हो जाएंगे, कैसे चलता है, क्या चलता है, एक्सेट्रा। हमारे घर पे पहला वॉशिंग मशीन लिया था, मेरे को भी चलाना आता था, मैं हर रोज वॉशिंग मशीन लगा सकता था। अभी मैं भूल गया क्योंकि अभी तो मम्मी, दीदी और मेरे को ये काम है करके। पर घर पे कोई भी नई चीज आती है ना, तो आदमी एक्साइटेड रहता है। तो आप खुद को ऐसा ट्रीट करना शुरू करो, पढ़ाई को ट्रीट करना शुरू करो। पढ़ाई भी तो आपकी दोस्त ही है जो आपकी लाइफ बनाने वाली है। तो मस्त तो उसके लिए 3 कलर के मार्कर, 4 कलर के पेन, एक रजिस्टर, एक बुक, ऐसे मस्त आपका स्टडी का जो टेबल है जहां पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, एकदम पॉश होना चाहिए कि भाई उसके ऊपर टेबल है, मस्त चादर वादर टेबल के ऊपर बाकायदा डाली हुई, ठीक है। इधर एक मस्त पेन स्टैंड होना चाहिए, सामने कोई तो भी जबरदस्त मोटिवेशनल कोट होना चाहिए, भाई जिंदगी रूड है पर हम भी बड़े डूड है, ठीक है। ऐसे मस्त मोटिवेशनल कोट आप लगा के रखिए वहां पे, जिंदगी रूड है पर हम भी बड़े डूड है। तो कभी आपको अगर फ्रस्ट्रेशन आए पढ़ाई करते करते, देख के मोटिवेट हो जाओ। और भी आपके जो आइडियल लोग हैं, उन आइडियल लोगों के फोटोज लगा के रखो। मेरे लिए आइडियल रतन टाटा जी थे, तो मैं उनके फोटोज वगैरह लगा के रखता था। तो ये चीज करो। साथ में एक आधा फूल, मैं आपको बोलता हूं कभी भी आप स्टडी करने बैठो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। एक आधा फूल वगैरह, जो ताजा ताजा फूल मिलता है ना गुलाब का, हर रोज का आपका 5-10 रुपया जाएगा, एक मस्त गुलाब का फूल आके वहां पे रखो, रेड कलर का रोज, मतलब खुद से प्यारे तो रेड कलर का, येलो कलर का, व्हाइट कलर का। साथ साथ में अगर आप वहां पे चाहो तो एक दिया लगा के रखो। आपको यकीन नहीं होगा, हर इंसान ने दिए के साथ में कुछ देर समय बिताना चाहिए। हिंदू संस्कृति में दिया लगाने का सिचुएशन क्यों है इवनिंग में? क्योंकि इवनिंग में एनर्जीज विटिएट होती है। आप देखना बच्चे नॉर्मली इवनिंग के अंदर काफी ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तकलीफ देना शुरू करते हैं बच्चे, काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इवनिंग में हर बच्चा रोता ही है, क्यों? क्योंकि अपनी एनर्जीज इवनिंग में मतलब चेंज होना शुरू होती है। आप दिन भर घर पे बैठ के देखो, आपको इवनिंग को घर पे बैठा नहीं जाएगा। ये चीज को आपने याद रखना। तो आप वहां पे एक दिया वगैरह लगा दीजिए। हिंदू संस्कृति में दिया लगाने की परंपरा इवनिंग में क्यों है? क्योंकि आपकी एनर्जी स्टेबलाइज हो। जिस आदमी की एनर्जी से स्टेबलाइज नहीं है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? तो ऐसा खुद को ट्रीट करना शुरू करो अच्छे से, अपनी बुक्स को ट्रीट करना शुरू करो, अपनी पढ़ाई को ट्रीट करना शुरू करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगी, ठीक है। नहीं तो एक टेबल ले लिया, एक बुक ले ली, एक ही पेन, उसी से लिख रहे, उसी से, हाँ सिचुएशन ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन आप साउंड फैमिली से बिलोंग करते हो, जो पार्टी का पैसा है उसमें से 500-200 रुपए बचा, और पढ़ाई इतना ज्यादा भी पैसा नहीं मांगती है। क्या लगता है 3 कलर के मार्कर और 4 कलर के पेन, एक आधा फूल लाने के लिए और एक दिया लगाने के लिए कितना खर्चा लगेगा? कितना लगेगा? दिया लगा के पढ़ा करो, आपको सडनली 1-2 महीने बाद चेंज दिखाई देना शुरू होगा कि आपका कंसंट्रेशन भी प्रॉपर हो रहा है। तो ये चीजें छोटी छोटी इंप्लीमेंट किया कीजिए बेटा, ठीक है। ये आपको बड़े काम में आएगी। मैं तो करता था, मेरे को बहुत फायदा हुआ इन चीजों का, मैं आज भी करता हूं। मैं क्लास लेने के पहले 1-1.5 घंटे तक के पूरा मेडिटेशन, योगा, दिया विया सब करता हूं। मैं आपका एक लेक्चर लूंगा मेडिटेशन का, हर रोज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमको कंटेंट कवर करना है, ठीक है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। अभी मैं शुरू कर रहा हूं ओपीसी से। ये छोटी छोटी चीजें किया करो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। ये प्रॉमिस बोल रहा हूं मैं, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं ये हो सकता है, मैं प्रॉमिस बोल रहा हूं। आप ये करके देखो, आपको मजा आएगा। ओपीसी का सेक्शन नंबर है 2 सबसेक्शन नंबर 62, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी, और हम ओपीसी का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे थे। मस्त एक कलर का मार्कर लेके मैं इस डेफिनेशन को मार्क करता हूं। मेरी बुक देखो कितनी कलरफुल है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। ओपीसी 2 सबसेक्शन 62, 1 पर्सन कंपनी मींस, ये भी सस्ते नशे वाली डेफिनेशन दिख रही है, जितनी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है ना, इस हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये भी सस्ते नशे वाली है। 1 पर्सन कंपनी मींस कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज अ मेंबर। है भगवान, है भगवान, है बच्चा, मेरे को भगवान, या कैसे डेफिनेशन है 1 पर्सन कंपनी मींस इन विच ओनली 1 पर्सन इज अ मेंबर? अबे ये मालूम है हमको 1 पर्सन कंपनी नाम पर से ही कि जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही मेंबर रहेगा, ये पता है हमको, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, हम बोलेंगे
वन पर्सन कंपनी मींस वेयर ओनली वन पर्सन इज अ मेंबर। अच्छा ये भी सस्ते, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, अबे साले, ठीक है, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, हाँ है ना, मत रहने दो, मत बनाओ तुम डेफिनेशन, मत बनाओ, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, ठीक है। अब इसमें भी डेफिनेशन बनाई, कुछ खास नहीं बनाई, ये तकलीफदायक डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन होती है छी। उसमें भी पर्सन जो बोला, उस पर्सन को डिफाइन करने की कोई भी तस्दी भी नहीं ली। पर्सन मतलब कौन सा पर्सन भैया? पर्सन के लिए तो हमारे पास 7 पर्सन है, मैं आपको सातों के सातों पर्सन यहां पे साइड में लिख के दे दूं। सबसे पहला पर्सन होता है इंडिविजुअल, दूसरा पर्सन होता है एचयूएफ, तीसरा पर्सन होता है फर्म, चौथा पर्सन होता है एओपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। पांचवा होता है एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसके अंदर कंपनीज, जिसके अंदर कॉर्पोरेशन सब आएंगे। 6 पर्सन होता है लोकल अथॉरिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एलएएमसी, गाली नहीं दे रहा हूं, नालायक, एलएएमसी मतलब लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और 7वां पर्सन होता है एजेंसी ब्रांच ऑफ 6 ऑफ द अबव, एजेंसी ब्रांच ऑफ 6 ऑफ द अबव। 7 पर्सन है बच्चों, ये 7 डिफरेंट पर्संस, ये पर्सन आपको याद रहने चाहिए। अब इन्होंने बोला वेयर वन पर्सन इज अ मेंबर, वेयर वन पर्सन इज अ मेंबर, वन पर्सन इज ओपीसी में एक ही पर्सन मेंबर होगा माना, पर कौन सा पर्सन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी, एलएएमसी, सभी पर्सन बन सकते हैं। ये डेफिनेशन ही वही हाथ है। यहां वन पर्सन का मतलब है बेटा वन इंडिविजुअल कैन बी मेंबर, क्योंकि एक ओपीसी में अगर आप दूसरे कंपनी को 5वें पॉइंट में कंपनी लिखे, उसको भी अगर आप मेंबरशिप अलाउ करोगे ना, तो फिर वो ओपीसी कहां का रहा? फिर तो हो सकता है टाटा कंपनी जिसके लाखों शेयर होल्डर है, वो एक ओपीसी में इन्वेस्ट करके बैठ जाए, तो वो ओपीसी तो ऑटोमेटिकली उसमें टाटा सन्स ही एक कंपनी हो जाएगी। समझो ऐसा हुआ कि एक ओपीसी फॉर्म की, उस ओपीसी में एक ही मेंबर रहेगा, ओनली वन मेंबर रहेगा, और वही मेंबर समझो टाटा सन्स कंपनी है, टाटा सन्स लिमिटेड है, और टाटा सन्स लिमिटेड के तो 1 लाख शेयर होल्डर होंगे, 1 करोड़ शेयर होल्डर होंगे, किसको मालूम। तो अगर आप ओपीसी बोल रहे हो जिसके अंदर एक मेंबर जिसके लाखों शेयर होल्डर है, तो अल्टीमेटली इस ओपीसी के भी तो लाखों शेयर होल्डर हो गए। इसीलिए कोई भी एचयूएफ नहीं, कोई भी फर्म नहीं, कोई भी एओपी, बीओआई नहीं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं, लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, कोई भी एजेंसी ब्रांच, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, सॉरी जिन्होंने हेडफोन लगाया सॉरी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ये ओपीसी का मेंबर हो सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल। क्लियर है? ये चीज को याद रखना, लेकिन डेफिनेशन लिखते वक्त आपने ऐसे ही लिखनी है, इंडिविजुअल वर्ड यूज नहीं करना, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओपीसी मींस अ कंपनी इन विच ओनली वन पर्सन इज अ मेंबर। ठीक है, इसके साथ साथ में मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन 3 का भी ज्ञान दे दूं, क्योंकि ओपीसी हम देख ही रहे हैं, तो आपके लिए सेक्शन 3 थोड़ा सा काम में आएगा, तो साथ साथ में सेक्शन 3 का भी ज्ञान दे दूं। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान से बोर्ड के ऊपर। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा और ये जो मैंने लिखा, ये आपको समझ में आया क्या? फटाफट कमेंट्स में बताओ मुझे, फटाफट कमेंट्स में बताओ कि ये जो डेफिनेशन पढ़ा है और ये मैंने आपको जो अभी जो ओपीसी का डेफिनेशन बताया, ये समझ में आया क्या? 1 मिनट के अंदर कमेंट्स के अंदर बताइए मुझे, फटाफट फटाफट, प्लीज प्लीज फास्ट, प्लीज 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 प्लीज। बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है बहुत ही बढ़िया। सब लोग कमेंट्स के अंदर बोल रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक्स यशिका, थैंक्स अनुश्री। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आया तो अब मैं ओपीसी को एक्सप्लेन कर सकता हूं और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में। चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स शिवम, थैंक्स आशीष, थैंक्स श्रीकाश, थैंक्स सौरभ। ठीक है, जितने भी लोग हैं सबको थैंक यू। अब मैं इस डेफिनेशन को ब्रॉडर, थैंक्स राघव, थैंक्स रैनेश्वर, अक्षय, थैंक यू सो मच बेटा। सो 2 सबसेक्शन 62 को मैं रीड कर रहा हूं सेक्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा चार्ट बनेगा और आपको परम ज्ञान प्राप्त होगा इसका। ठीक है, परम ज्ञान प्राप्त होगा। पहले तो इसको डिवाइड करो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में। ठीक है, बहुत अलग अलग पोर्शंस में मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा, जिससे आपको परम ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज मैं ओपीसी के बारे में डिस्कस करता हूं, वो है ओपीसी का नाम। ठीक है, ओपीसी का नाम कैसे लिखते हैं? जैसे प्राइवेट कंपनी के केस में हम वर्ड लगाते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हम पब्लिक कंपनी के केस में वर्ड लगाते हैं एबीसी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वर्ड नहीं लगाते, लिमिटेड वर्ड लगाते हैं। उसके बाद में अगर मैं ओपीसी का नाम बोलूं तो ओपीसी के नाम में हम क्या लगाएंगे? बताओ मुझे फटाफट कमेंट्स में।
अभी मेरे साथ भी चार्ट्स बना सकते हो, अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो आप बाद में भी बना सकते हो, बनाने के लिए मैं समय दूंगा। तो यहां पे वर्डिंग आना चाहिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चा ने बोला है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन द ब्रैकेट ओपीसी। नॉर्मली ओपीसी का नाम ऐसे लिखते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन द ब्रैकेट ओपीसी। तो किसी को नहीं पता है तो पता होना चाहिए, फाउंडेशन में नॉर्मली मैंने ये चीज सिखाई थी। ये चीज होने के बाद में दूसरी चीज, ओपीसी में मेंबर कितने होते हैं, और अगर ओपीसी में मेंबर एक ही होता है और वो मेंबर मर गया तो क्या, वो मेंबर का डेथ हो गया तो क्या, तो इसलिए ओपीसी में नॉमिनी भी होता है। तो ये रूल आपने बच्चों याद रखना कि ओपीसी का जो मेंबर और नॉमिनी होता है, दे मस्ट बी इंडिविजुअल, दे मस्ट बी इंडिविजुअल। ओपीसी का मेंबर और ओपीसी का नॉमिनी ये इंडिविजुअल होना ही जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अब ये जब इंडिविजुअल होना जरूरी है तो मुझे समझ में आया, चलो इंडिविजुअल होना जरूरी है, फाइन, लेट्स गो, इंडिविजुअल होना जरूरी है। अब समझो एक ओपीसी है, उस ओपीसी के मेंबर, ठीक है, समझो एक ओपीसी है, मेरे दिमाग में एक बहुत जोर से सवाल आया, बहुत जोर से आया, एकदम जोर से आया है। उस ओपीसी के अंदर एक मेंबर है, उस मेंबर का नाम है पप्पा, उस मेंबर का नाम है पप्पा, ठीक है, पापा, पप्पा भी नहीं लिखते, पापा लिखते, पापा। और उसी ओपीसी में उसका बच्चा नॉमिनी है, उसी ओपीसी में पापा का बच्चा नॉमिनी है। क्लियर है कंसेप्ट? सो एक ओपीसी में एक मेंबर रहेगा जिसको हम बोलेंगे पापा, मेंबरशिप को हम बोलेंगे पापा, और नॉमिनी को हम बोलेंगे बच्चा। तो मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं ये कंसेप्ट को थोड़ा यहां पे एनालिसिस के लिए मैं एंड करके नीचे लिखता हूं, अगर मैं बोलूं कि दो ओपीसी के कंस्ट्रक्शंस है, ओपीसी 1 और ओपीसी 2, यहां आपको बहुत जबरदस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा बेटा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना। जिसके अंदर मैं बोलूं कि कोई एक पर्सन है, वन पर्सन, पर्सन का नाम है पी, क्या एक पर्सन एक ही ओपीसी में पापा बन सकता है? मतलब क्या एक पर्सन एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, या एक पर्सन दो ओपीसी में भी पापा बन सकता है? क्या एक पर्सन एक ही ओपीसी में पापा बन सकता है, या एक पर्सन दो ओपीसी में भी पापा बन सकता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक पर्सन एक ही ओपीसी में पापा बन सकता है या दो ओपीसी में भी पापा बन सकता है? मतलब एक ही ओपीसी में मेंबर बनेगा या दोनों ओपीसी में मेंबर बनेगा? बताओ फटाफट, जोर से बोलो, जोर से बोलो, फटाफट बताओ मुझे कमेंट्स के अंदर कि एक ही ओपीसी में पापा या दोनों ओपीसी में पापा चलेगा। दो आंसर दो, क्या लगता है आपको? दो अलग अलग वन पर्सन कंपनी है तो एक ही मेंबर दो लोगों में होगा या एक ही जगह पे होगा? तो देखो सब जन आंसर करे एक ही में, मतलब आप दूसरे जगह पे पापा नहीं हो सकते। अगर एक पर्सन, एक ही पर्सन वही पी एक ओपीसी में पापा है तो क्या वो दूसरे ओपीसी में बच्चा हो सकते हैं, नॉमिनी? क्या वो दूसरे ओपीसी में बच्चा हो सकते हैं? तो इसका भी आंसर है कि भाई नहीं हो सकते। क्लियर है सबको? हाँ है ना। उसके बाद में तीसरा, एक पर्सन एक ओपीसी में नॉमिनी है तो क्या दूसरे ओपीसी में वो पापा बन सकते हैं? मतलब एक ओपीसी में आप नॉमिनी हो तो दूसरे ओपीसी में आप मेंबर बन सकते हो क्या? तो इसका भी आंसर है नहीं। आप एक ही ओपीसी में पापा हो, एक ही ओपीसी में आप नॉमिनी हो, बच्चा हो, तो क्या आप दूसरे ओपीसी में नॉमिनी हो सकते हो क्या? इसका भी आंसर लॉजिकली नहीं, फिलहाल लिखना मत, होल्ड करना, लिखना मत, दूसरे ओपीसी में भी आप नॉमिनी नहीं हो सकते। ये लॉजिकली सही है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से मैं आपको ये बोल रहा हूं। पर 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 ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मेरे इस वक्तव्यों से मेल नहीं खाता। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नीचे की तीनों चीजें अलाउ करता है। एज पर ICAI ऑल दीज थ्री थिंग्स आर अलाउड, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर अलाउड एज पर ICAI, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर अलाउड। मतलब आप कहीं भी अगर ओपीसी में पापा हो, मेंबर हो, तो आप दूसरे ओपीसी में नॉमिनी हो सकते हो। कहीं पे अगर आप नॉमिनी हो तो आप दूसरे ओपीसी में पापा हो सकते हो। मतलब ये दोनों केस तो वाइस वर्सा ही है, ये दोनों केस तो आपके सिमिलर केसेस है, ठीक है।
नियरली सिमिलर केसेस है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, नियरली सिमिलर है। और कहीं आप ऑलरेडी नॉमिनी हो तो क्या आप दूसरे ओपीसी में नासा नॉमिनी हो सकते हो? ये आईसीआई ने अलाउ किया है, मैंने अलाउ नहीं किया है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। फिर इसमें मुझे बच्चे पूछते हैं सर अगर आईसीआई ने ये अलाउ करके रखा है, आईसीआई बोलता है कि ये सर अलाउड है, और कभी ऐसा हो जाए कि आप एक ओपीसी में पापा हो और दूसरे ओपीसी में आप नॉमिनी हो, एक ओपीसी में मेंबर हो दूसरे ओपीसी में आप नॉमिनी हो, तो और दूसरे ओपीसी का सर मेन मेंबर मर गया तो आपको भी तो मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप एक ओपीसी में मेंबर हो, दूसरे ओपीसी में आप नॉमिनी हो, ठीक है, और इस ओपीसी का जो मेंबर था वो मर गया तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। अब अगर आपको यहां पे मेंबर बनना पड़ेगा इन एनी केस, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको तो दो ओपीसी में मेंबर दिखोगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको दोनों में से किसी एक ओपीसी से रिजाइन करना पड़ेगा, रिजाइन फ्रॉम वन ओपीसी। सर हमने एक ओपीसी से रिजाइन कर दिया तो वो तो ओपीसी गायब ही हो जाएगी, क्योंकि हम ही ना, देखो मेंबर समझो सर ऑलरेडी मेंबर था वो मर गया, उसके जगह पे मैं नॉमिनी करके मेंबर बन के आया, अब मैं भी रिजाइन कर दूंगा, ये ओपीसी तो बंद ही हो जाएगी। बस यही तो रीजन है, बस यही तो रीजन है जिस वजह से लॉजिकली मैं इसको अलाउ नहीं करता। समझो आप एक ओपीसी में मेंबर हो, वापस रिपीट करता हूं अच्छे से सुना, आप एक ओपीसी में मेंबर हो, दूसरे ओपीसी में नॉमिनी हो, उस ओपीसी का मेंबर मर गया तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। अब आप रिजाइन दोनों में से किसी एक से कर सकते हो, ऐसी जबरदस्ती तो नहीं है। अब समझो आप रिजाइन दूसरे ओपीसी से कर जाते हो तो ये ओपीसी तो बंद हो जाएगी ना, इसका तो और कोई नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी भी एक ही अलाउड है, तो ये ओपीसी तो बंद हो जाएगी अगर आप यहां से रिजाइन करोगे तो। इसलिए इसी रीजन के वजह से, यही लॉजिकल रीजन है जिसके वजह से मैं ये वाली तीन चीजें अलाउ नहीं करता था, पर आईसीआई अलाउ करता है। आई गेस आईसीआई ने डिटेल में रिसर्च नहीं किया है इस बात का, कुछ कर नहीं सकते, मैं मजबूर हूं, मेरे को आपको वही पढ़ाना पड़ेगा जो आईसीआई, क्योंकि मैं आपको मार्क थोड़ी ना देने वाला हूं। आपको मार्क कौन देने वाला है? आईजीएआई, वही कॉलेज जिससे आप सीए कर रहे हो, वही कॉलेज जिससे आप सीए कर रहे हो। कॉलेज तो भी एक आध बार अच्छी प्रोविजन बना दे, इनका तो कोई भरोसा नहीं है जिंदगी के अंदर, तो क्या करे? इसी प्रोविजन की वजह से मैं बोलता हूं कि भैया ये तीन चीजें भी अलाउ मत करो, क्योंकि सीधी बात है बेटा, आप जहां नॉमिनी हो वहां मेंबर बनने की बारी आएगी तो आप चूज करोगे। अगर इस ओपीसी से आपको ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, लेट्स अज्यूम आपको ओपीसी 1 से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है इस सिचुएशन में, तो आप ओपीसी 2 में मेंबर बनोगे क्यों? आप रिजाइन कर दोगे, और जैसे ही आप रिजाइन करोगे मेंबर भी गया, नॉमिनी भी गया, बचा क्या? ओपीसी। ओपीसी तो चल नहीं सकता ना, मेंबर तो कंपलसरी ओपीसी के अंदर, तो इस सिचुएशन में ओपीसी बंद होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट कर लेना, ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आई होप सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए काफी अच्छे तरीके से, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कंसेप्ट मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया क्या? मुझे एक बार बताना, सिर्फ एक बार मुझे बताना कि भाई एमसीए नॉर्मली इसको अलाउ नहीं करता, एमसीए बहुत लॉजिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नॉर्मली इसको अलाउ नहीं करता, ये बहुत लॉजिकल है, ठीक है? तो मुझे एक बार सिर्फ बताइए समझ में आया क्या कमेंट्स के अंदर, तो फिर मैं आगे बढ़ू। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया? फटाफट बताइए। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया है, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपको बोल दिया है कि ये क्या सिचुएशन है, तो ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये 3 अलाउ नहीं होनी चाहिए लॉजिकली, पर आईसीआई करता है तो आपको वैसा ही लिखना है, इसलिए मैंने आईसीआई लिख दे दिया। दूसरा वाला एरिया हमारा खत्म हो गया, मैं जाता हूं अभी तीसरे एरिया पे, एरिया नंबर 3। ओपीसी के मैक्सिमम लिमिट्स क्या है? मैक्सिमम ओपीसी के ऊपर लिमिट क्या है? अब ओपीसी के अंदर मैक्सिमम 2 लिमिट आते हैं बच्चों, 2 लिमिट आते हैं। पहला लिमिट आता है पेडअप कैपिटल का, और दूसरा लिमिट आता है टर्नओवर का। दूसरा लिमिट आता है टर्नओवर का। ओपीसी का पेडअप कैपिटल और टर्नओवर, ये 2 लिमिट मैक्सिमम होते हैं, ठीक है? इसको बड़े अच्छे से समझना। एक बंदा है, कितना काम करेगा? कभी ना कभी तो काम कर करके थक जाएगा, दिन भर कितनी चीजें करेगा, सवेरे उठेगा, ब्रश करेगा, ऑफिस जाएगा, काम करेगा, वापस आएगा, बीवी के ताने सुनेगा, फिर उसी बीवी को पटाएगा, फिर मतलब फिर कुछ नहीं, फिर कुछ चुप चुप कोई गंदा नहीं सोचेगा, नालायक लोगों, सो जाएगा, चुपचाप सो जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। ये तो एक बंदा कितना काम करेगा? कभी तो थक जाएगा। अरे इंसान है भाई, कैपेसिटी होती है इंसान की कुछ करने की, कितने बार काम करेगा, कितनी कैपेसिटी यूज करेगा, कभी ना कभी तो थकेगा। और ऐसे थकने के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जिंदगी के अंदर, ये याद रखना जिंदगी में तुमने। इसीलिए ओपीसी के मैक्सिमम पेडअप कैपिटल और टर्नओवर के ऊपर लिमिट लगाई है कि बहुत ज्यादा भी काम ना करो। एक आदमी बहुत ज्यादा काम करते करते अगर निपट गया, बहुत थक गया, काम करते करते निपट गया जोश जोश में, तो ऐसी सिचुएशन में कौन जिम्मेदार? इसलिए पेडअप कैपिटल और टर्नओवर के ऊपर लिमिट लगाई है। मैं यहां पेडअप कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे ऑथोराइज कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं यहां पे इशूड कैपिटल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पेडअप कैपिटल।
ओपीसी का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल हो सकता है बच्चों 50 lakhs, और ओपीसी का मैक्सिमम टर्नओवर हो सकता है बच्चों 2 करोड़। मैक्सिमम टर्नओवर हो सकता है 2 करोड़। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 lakhs, मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़। ये ओपीसी का है। क्लियर है कंसेप्ट? और ये दोनों के दोनों एंड है, दोनों कंप्लाई करने हैं। अगर आपने इसमें से कोई एक भी तोड़ दिया, ब्रोक एनीवन, किसी एक को भी आप इसमें से तोड़ दिया, पेड अप कैपिटल या टर्नओवर में से किसी एक को भी आपने तोड़ दिया, तो ऐसे सिचुएशन में कंपल्सरीली, अब इसमें मैं 2 चीजें करके रखता हूं, होल्ड, हाँ 2 चीजें करके रखता हूं। इसमें से मैं 2 पार्ट करूंगा। अभी अभी मेरे को सूझा है, ये चार्ट नया बन रहा है, लास्ट क्लास में जो दिया था उससे अच्छा बन रहा है। सो इसमें से ब्रोक एनीवन, ब्रोक एनीवन, या फिर दूसरा ब्रोक बोथ ऑफ देम। एक साथ ही आपने दोनों तोड़ दिए, ब्रोक बोथ ऑफ देम। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, हाँ इसके ऊपर डिस्प्यूट हो चुका है। इसके ऊपर मेरा प्रेस्टीज पॉइंट पे 1-2 टीचर से डिस्प्यूट भी हुआ था, जिसके अंदर मैंने प्रूव करके दिया था कि भैया ओपीसी ये स्मॉल कंपनी में क्यों गिना जाता है, वो आगे आएगा। जस्ट फिलहाल इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना, आगे बहुत काम में आना है क्रॉस रेफरेंस में। इसमें से आपने ब्रोक किया एनीवन, तो आपको रूल 6 के अंदर एक मेरा रिव्यू आया था, दर्शन सर रूल नहीं पढ़ाते, तो मैं रूल के हिसाब से भी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं ये क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपको रूल्स भी बता रहेंगे कि दर्शन सर पूरे के पूरे रूल्स भी यहां पे दन बता रहे हैं, ठीक है। रूल 6 देख लेना, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनी फॉर्मेशन, बिकॉज मैं सेक्शन 3 भी आपको पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 3 ये फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का है। सो रूल 6 ऑफ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के हिसाब से रूल 6 में लिखा है कि अगर आप कभी भी कोई भी कंडीशन तोड़ते हो तो आपको 6 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड मिलता है। कितने का ट्रांजिशन पीरियड मिलता है? 6 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। और ये 6 मंथ्स में ईदर कंप्लाई द कंडीशन, आपने वो कंडीशन को कंप्लाई करना है, मतलब जो कंडीशन आपने तोड़ी उसको कंप्लाई करना है। जैसे आपका पेड अप कैपिटल बढ़ गया तो आपने पेड अप कैपिटल रिडीम कर लेना है 6 मंथ्स में। आपका टर्नओवर बढ़ गया तो उसको लिमिट में लाना है 6 मंथ्स के अंदर। कोई भी एक कंडीशन आपने तोड़ी, 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड है। ईदर कंप्लाई द कंडीशन, एक तो कंडीशन कंप्लाई करते रहो, और कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन कौन से कंपनी में? तो कन्वर्ट इनटू ईदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। एक तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि आपने काम बहुत बढ़ा लिया है और हम इससे ज्यादा काम एक ओपीसी को अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए कन्वर्जन, कंपलसरी कन्वर्जन है ये। कन्वर्जन कंपलसरी है, हाँ कंपलसरी। एक तो कंडीशन कंप्लाई कर लो, नहीं तो कंपलसरी कन्वर्जन कर लो। ये अगर आपने एक ही कंडीशन तोड़ी, इधर पेड अप कैपिटल या फ्री रिजर्व, लेकिन आपने दूसरी कंडीशन तोड़ी, तो वही रूल 6 के अंदर सब रूल दिए हैं, तो मैं सिर्फ रूल ही लिखूंगा, सब रूल याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के हिसाब से जैसे ही आप दोनों कंडीशन, जिस दिन आप दोनों कंडीशन तोड़ोगे, वहां पे योर कंपनी सीज टू बी ए कंपनी, सीज्ड टू बी कंपनी। रेड कलर में लिख रहा हूं, जानबूझ के याद रहना चाहिए। आपकी कंपनी सीज हो जाएगी कंपनी फंक्शन करने से, सीज ही हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी कंपनी। कंपनी का कोई लीगल वजूद या कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आपने सर कंपनी बंद हो जाएगी मतलब गई सर पूरी मेहनत पानी में, पूरा पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद। कैरिमिनाटी बोलता है ना पैसा बर्बाद, बात की चीज मैं बोलूंगा नहीं, पर क्या सर पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा? नहीं बेटा, पूरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, कंपनी सीज हो जाएगी, cease to exist होगी, but as soon as possible you should get converted into private or public company। जैसे ही आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाओगे, you can restart your business। जहां पे सीज हुआ था वहां से आपका बिजनेस रीस्टार्ट होगा। ASAP, as soon as possible आपने कन्वर्जन कर लेना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि आप कन्वर्जन नहीं करोगे तब तक कि आपकी कंपनी सीज्ड रहेगी। ये बहुत सटीक इंटरप्रिटेशन है पॉइंट्स का, ये बहुत सटीक इंटरप्रिटेशन है रूल्स का। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। मैं वापस से एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूं, ध्यान देना। पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़। इसमें से कोई एक कंडीशन भी तोड़ा तो 6 महीने के पीरियड आपको मिलेगा। एक तो कंडीशन कंप्लाई कर लो या कंपलसरी कन्वर्जन पब्लिक प्राइवेट में, लेकिन दोनों तोड़े तो कंपनी सीज ही हो जाएगा। फिर एज सुन एज पॉसिबल आपने प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन कर लेना है। और जब आप ये थ्रेशोल्ड तोड़ते हो, कोई भी थ्रेशोल्ड आप तोड़ते हो, तो यहां पे आईएनसी लगता है
बड़े अच्छे से ध्यान देना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईएनसी फॉर्म लगता है 5, आईएनसी फॉर्म नंबर 5। ये आपको थ्रेशोल्ड तोड़ने का फॉर्म है, और जब आपको कंपल्सरीली कन्वर्जन करना है इसके लिए आपको लगता है आईएनसी फॉर्म नंबर 6। यहां पे भी कंपल्सरी कन्वर्जन के लिए आईएनसी फॉर्म नंबर 6। सर ये आईएनसी क्या है? आईएनसी इज अ काइंड ऑफ एब्रिवेशन, एग्जैक्ट एब्रिवेशन नहीं, काइंड ऑफ एब्रिवेशन फॉर फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर। इसके लिए ई फॉर्म्स आते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ई फॉर्म्स आते हैं, ये मैं आपको चैप्टर ओपन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, जिसके अंदर ये आईएनसी दिया है कि कन्वर्जन करने के लिए ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है आईएनसी 6, और थ्रेशोल्ड आपने तोड़ा कि आपको आईएनसी 5 फाइल करना है। क्लियर है कंसेप्ट? पहले तो बताओ ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? एक ओपीसी टाइम लिमिट टू कन्वर्ट, यहां तो मैंने 6 मंथ्स आपको बोल दिया कन्वर्जन के लिए। किसी ने तो भी सवाल पूछा है, अनुश्री ने पूछा है टाइम लिमिट टू कन्वर्ट, तो एक कंडीशन तोड़ने पे आपको 6 ही महीने मिलेंगे कन्वर्जन के लिए। दो बोथ कंडीशन तोड़ने पे आपकी कंपनी सीज ही हो जाएगी, और अगर आपको कंपनी चलानी नहीं है तो सीज रहने दो। बहुत कंडीशन तोड़ने पे कंपनी चलानी नहीं है, सीज रहने दो, हमको क्या लेने देना। लेकिन अगर आपको कंपनी चलानी है तो आप खुद होके ही एज सुन एज पॉसिबल उसको कन्वर्ट करोगे। इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं बोला है, पर अगर आप अच्छी कंपनी चला रहे हो, दोनों कंडीशन तोड़े हो, तो आप भी ज्यादा दिन तक बंद नहीं रखोगे ना। रैशनल पर्सन करके भी सोचो कि अगर आपकी ओपीसी है, दोनों कंडीशन तोड़ गया और कंपनी बंद हो गई, अब आपकी कंपनी बंद हो गई, तो मुझे एक बात बताओ, आप जल्दी से जल्दी शुरू करोगे या नहीं करोगे? तो यहां कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है, क्योंकि हमने कंपनी को बंद कर दिया। यहां कंपनी चालू है, यहां कंपनी शुरू है, इसलिए उसको 6 महीने दिए गए। यहां कंपनी बंद ही हो गई तो जिसकी कंपनी उसको टेंशन है, इसलिए टाइम लिमिट की कोई चीज नहीं है बेटा। ठीक है, समझ में आया पक्का? कोई दिक्कत है बच्चों इस केस में? आइडिया क्लियर है एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं? सबको क्लियर है? चलो, ये होने के बाद में अब मैं जाता हूं ओपीसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो नेक्स्ट कंटेंट है ओपीसी का, ब्लैक कलर में बाकायदा लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये ब्लैक ही है। रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस, रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस, रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस, जिग्नेश को पसंद है बिजनेस। रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस ओपीसी के कितने हो सकते हैं? ओपीसी के कौन कौन से बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस में आते हैं? तो याद रखना बच्चों, ओपीसी 2 टाइप के बिजनेस नहीं कर सकता। ओपीसी कभी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता, ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन है ओपीसी के ऊपर कि ओपीसी कभी एनबीएफसी नहीं बन सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं बन सकता। सर एनबीएफसी, हमने तो कभी लाइफ में एनबीएफसी सुना ही नहीं है, एनबीएफसी क्या होता है सर करके। एनबीएफसी का लॉन्ग फॉर्म में यहां पे लिख के रखू, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये एनबीएफसी का लॉन्ग फॉर्म होता है। सर एनबीएफसी हमने कभी सुना ही नहीं है सर, कोई एग्जांपल तो दो सर, एक आधा एग्जांपल जोर से फेंक के मारो कि लग जाए हमको, ऐसा लगे कि जिंदगी भर याद रहे सर, ऐसा एग्जांपल फेंक के तो मारो। तो मित्रों, एनबीएफसी का एग्जांपल है बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी का एग्जांपल है मुथूट फाइनेंस, एनबीएफसी का एग्जाम्पल है एल&टी फाइनेंस। जो भी कंपनी आपको फाइनेंस इस वर्ड से दिखाए तो वो एनबीएफसी है। ये चीज को अच्छे से याद रखना। जो भी आजकल तो बहुत सारे फाइनेंस कंपनी निकले हैं, एलआईसी फाइनेंस, एसबीआई फाइनेंस, ठीक है। जो भी कंपनी के नाम में फाइनेंस आता है दैट इज नॉर्मली एनबीएफसी, ठीक है। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी? बैंक एंड एनबीएफसी, इसमें क्या डिफरेंस है सर, आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं। बैंक ले भी सकता है, बैंक दे भी सकता है। अच्छा सोचो नालायक को, अच्छा सोचो, इमीडिएटली हंसना शुरू कर दिए होंगे नालायक लोगों। बैंक ले भी सकता है, दे भी सकता है, मतलब बैंक पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है और पब्लिक को लोन दे सकता है। एनबीएफसी ये सिर्फ दे सकता है, एनबीएफसी ले नहीं सकता। एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता। आप कभी भी देखना बजाज फाइनेंस कंपनी में आप सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आप सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। ये चीज को याद रखना। बैंक ले भी सकता है, दे भी सकता है, एनबीएफसी सिर्फ दे सकता है, एनबीएफसी ले नहीं सकता।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये भी चीज को अच्छे से याद रखना। तो ओपीसी बच्चों दो बिजनेस नहीं कर सकती, एक सेक्शन 8 कंपनी और दूसरा एनबीएफसी। सेक्शन 8 हमें पूरा थीसिस आएगा चैप्टर 1 में, फिलहाल टेंशन मत लो। अगर आपको लग रहा है कि सेक्शन 8 सर हमें बताओ सेक्शन 8, अभी नहीं बता पाऊंगा, अभी बताऊंगा गलत हो जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको रख दो पेंडिंग, सेक्शन 8 आगे आएगा। इसको आप ऐसा मान लो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, कोई ट्रस्ट, तिरुपति तिरुमला बालाजी ट्रस्ट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, तो ये है सेक्शन 8 कंपनी जो वेलफेयर के लिए, नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, हमारे चैप्टर 1 में आएगा। फिलहाल ये मुझे बताओ, रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस सबको समझ में आया क्या? फटाफट बताइए मुझे, फटाफट कमेंट्स के अंदर बताइए, रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस समझ में आया है क्या? एवरीबॉडी बताओ। स्मॉल कंपनी वाला पॉइंट अविरल अभी नहीं बता पाऊंगा, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में हम देखेंगे। सब क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? एनी बॉडी? कोई भी दिक्कत? चलो बहुत ही बढ़िया। और रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस के बाद में हम जा रहे आगे, आ जाइए। और लास्ट वाला सिचुएशन, फिफ्थ वाला कौन सा बचा? हाँ, नेम, मेंबर, नॉमिनी, मैक्सिमम लिमिट हो गया, रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस हो गया, एक और पॉइंट बचा है, हाँ, टाइप ऑफ कंपनी। जरा ध्यान देना, ओपीसी कौन से टाइप के कंपनी में गिना जाता है? ओपीसी कौन से टाइप के कंपनी में गिना जाता है? मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, तो ही जाके समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कंपनी डिवाइड होती है, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। तो हमारे रजिस्टर्ड कंपनी में, रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर हम दो पार्ट करते हैं, एक उड़ाने वाली अनलिमिटेड, और दूसरी होती है बचाने वाली लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड में तो पब्लिक प्राइवेट ओपीसी नहीं होता, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी लिमिटेड क्या होगा, इसलिए अनलिमिटेड में तो कुछ नहीं होता, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड। तो लिमिटेड के अंदर हम तीन करते हैं, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। अभी तक मैंने आपको ऐसा बोला था, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, पर अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर चेंज करके बोल दूं, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना। एक्चुअल पार्ट दो ही होता है, एक पार्ट होता है पब्लिक और दूसरा पार्ट होता है प्राइवेट। ठीक है, और फिर प्राइवेट के अंदर हम दो पार्ट क्रिएट करते हैं, एक पार्ट आता है ओपीसी और दूसरा पार्ट आता है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। दूसरा पार्ट आता है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। तो ओपीसी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, इट इज एज गुड एज प्राइवेट। एक ही मेंबर जिस कंपनी में, जिसमें दो या दो से 200 मेंबर्स है, फाउंडेशन में पड़ा होगा 2 से 200 मेंबर है, वो प्राइवेट है। तो जिसमें एक मेंबर है वो प्राइवेट नहीं है क्या? तो ओपीसी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। फिर जो नॉर्मल कंपनीज आती है, उसके अंदर भी बाइफर्केशन वगैरह मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन नहीं करना चाहता इसलिए। ठीक है, तो ओपीसी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी है हमेशा प्राइवेट कंपनी का पार्ट ही रहेगा। ये पूरा ओपीसी का कच्चा चिट्ठा मैंने यहां खोल के रखा, और भी कुछ होगा तो बताऊंगा, लेकिन एक चार्ट के अंदर पूरा ओपीसी खत्म आपका। क्लियर है? इसके लिए थोड़ी सा अगर आपको चाहो तो मैं आईएनसी भी लिख के दे दूं, यहीं पे लिख के दे दूं, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर रहे बच्चों। यहीं पे लिख के दे दूं, आईएनसी फॉर्म नंबर 2, ये नॉमिनेशन क्रिएट करने का फॉर्म है। ये चैप्टर 1 में आएगा इनकॉर्पोरेशन में, लेकिन अभी से याद कर लो, ये नॉमिनेशन क्रिएट करने का फॉर्म है। अब नॉमिनेशन तो आप किसी का भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आज ओपीसी बनाया, और मैंने नॉमिनी रखा रतन टाटा जी को या नारायण मूर्ति जी को, तो क्या बन जाएंगे नॉमिनी? नहीं, नॉमिनेशन के साथ में मैं बोलूंगा रतन टाटा जी तुम नॉमिनी हो, मुबारक हो, आ जाओ मेरे कंपनी के अंदर काम करो, मैं निपटने वाला हूं। अगर मैंने ऐसा बोला तो गलत हो जाएगा। तो नॉमिनेशन के लिए चाहिए रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट वो आता है आईएनसी फॉर्म नंबर 3 में। फिर आता है आईएनसी फॉर्म नंबर 4, जो आता है चेंज इन नॉमिनेशन। बीच में आपको नॉमिनी अगर चेंज करना रहा, क्या करना रहा, नॉमिनी चेंज करना रहा, तो आप यहां पे कर सकते हो। सो आईएनसी 2 नॉमिनेशन, आईएनसी 3 रिटर्न कंसेंट, आईएनसी 4 चेंज इन नॉमिनेशन। क्लियर है? फिर आईएनसी 5 थ्रेशोल्ड तोड़ने के लिए, और आईएनसी 6 दैट इज कन्वर्जन के लिए। तो ये लाइन से आईएनसी है, मैं चाहिए तो आईएनसी 5 भी यहां पे लिख के रखो। आईएनसी 5 मैक्सिमम लिमिट तोड़ने के लिए, मैक्सिमम लिमिट ब्रेक, और फिर आईएनसी 6 कन्वर्जन।
तो देखो चैप्टर 1 अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है, चैप्टर 2 मतलब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन हमने शुरू भी नहीं किया है, पर 6 आईएनसी या 5 आईएनसी हमारे हो गए। ये आईएनसी याद रखना। और ई फॉर्म से क्या है ये आगे भी, अभी आपको लग रहा होगा सर मेरे को आईएनसी पूरे तरह से समझ में नहीं आया, तो सिंपल सी बात है, आईएनसी 2 ये नॉमिनेशन देने के लिए ई फॉर्म है। आप इसको गूगल पे कभी भी सर्च कर सकते हो, बीच में अपने को अगर समय मिला तो मैं आपको आईएनसी खोल के भी दिखाऊंगा कि नॉमिनेशन का फॉर्म कैसे दिखता है। फिर आईएनसी रिटर्न 3 में रिटर्न कंसेंट, आईएनसी 4 में चेंज इन नॉमिनेशन, आईएनसी 5 में मैक्सिमम लिमिट ब्रेक और आईएनसी 6 में कन्वर्जन। ये फॉर्म इसलिए होते हैं क्योंकि आप वो प्रोसीजर कर पाओ। मुझे नॉमिनी देना है मैं आईएनसी फॉर्म 2 भरूंगा, मुझे रिटर्न कंसेंट देना है मैं आईएनसी फॉर्म 3 भरूंगा, मुझे नॉमिनी चेंज करना है मैं फॉर्म 4 भरूंगा। जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है फॉर्म भरना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में एग्जाम देनी है तो फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना है फॉर्म भरना पड़ता है, आईटीटी ट्रेनिंग फॉर्म भरना पड़ता है, जीएमसीएस फॉर्म भरना पड़ता है, हर एक चीज के लिए फॉर्म भरना है, वैसे यहां पे भी फॉर्म ही भरना है। मैक्सिमम लिमिट तोड़ दी, फॉर्म भरो, कन्वर्जन करना है फॉर्म भरो। तो ये 6 आईएनसी 2 3 4 5 6 में को ये याद चाहिए। 2 है नॉमिनेशन का, याद करना भी इजी है। 2 है नॉमिनेशन का, नॉमिनेशन करने के लिए 3 में क्या देना, रिटर्न कंसेंट। फिर मेरे को पसंद नहीं आया तो 4 4 बोलते हैं हिंदी में, 4 से चेंज, 4 चेंज, क्लियर है कंसेप्ट। सो 2 मतलब सेकंड पर्सन नॉमिनी, 3 में रिटर्न कंसेंट, 4 में 4 चेंज, 5 में 50 लाख की मैक्सिमम लिमिट है तो 5 से याद रख सकते हो, 50 लाख की मैक्सिमम लिमिट पेड अप कैपिटल की तो 5, और 6 कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन समझो थोड़ा, इंसान ह्यूमन 3 टाइप के होते हैं ना, मेल फीमेल और कन्वर्टेड, जब समझ में आए तो कन्वर्जन 6 वाला। तो ऐसे आप 6 के 6 या 5 के 5 फॉर्म्स याद कर सकते हो। अब बोलना मत नालायक चाहिए, अच्छी चीजें सोचो, पर वो याद करने के हिसाब से टेक्निक दिया है, ज्यादा उसको अंदर कोई आगे हंसने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट ओपीसी का है, यहां मैं ओपीसी का कंटेंट खत्म करता हूं। सेक्शन 3 भी आपका नियरली आधा अधूरा आपका यहां पे खत्म हुआ। सेक्शन 3 में और भी कंटेंट है, वो आगे आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चार्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट के अंदर बताइए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चाहिए तो इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, मैं इसको लिखने के लिए समय देता हूं, फटाफट 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 लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चार्ट कैसा लगा जरूर बताइए, मतलब पता चलेगा कुछ चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं। सो गए सब जन जिंदगी के अंदर, कोई कमेंट के अंदर कुछ नहीं लिख रहा है, ऐसा कौन करता है, इग्नोर कर रहे हो, एटीट्यूड दे रहे हो क्या मेरे को। ओपीसी अनलिमिटेड नहीं हो सकता बेटा, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी ये लिमिटेड कंपनी के ही नाम है, अनलिमिटेड होगा तो उसको ओपीसी को बोलेंगे, उसको अनलिमिटेड ही बोलेंगे, फिर 1% की भी जरूरत जो भी होगा उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। चलो थैंक यू सो मच गाइस। पेज आड़ा करके लिखना या ताव के ऊपर लिखना, ठीक है, घाई मत करना। हाँ लाइव लेक्चर डेली एक अपलोड होगा, मौक्तिक। हाँ आप आगे हो 10-15 सेकंड मुझसे तो आगे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को 10 से 12 सेकंड। थैंक यू सो मच आशु। हाँ बिल्कुल लिखनी है, आगे आपको याद आएगी। जो भी मैं अजीब चीजें बोर्ड पे लिखता हूँ सब आपने लिखना है, ये आगे आपको याद आएगा। मेमोरी के थ्रू बोलो, हंसी मजाक के थ्रू बोलो, पर याद आना चाहिए। और हंसी मजाक वाली चीज़ तो पहले लिखना हो तो पहले याद आनी चाहिए। आईएनसी 1 अभी नहीं है, आईएनसी 1 आगे आएगा, फिलहाल मैंने जितने आईएनसी बोले हैं उतने ही आप याद कीजिए। ओपीसी बंद हो जाती है तो उसमें दिक्कत है बेटा, कंपनी आपने बंद करने के लिए नहीं शुरू की, ठीक है। और कंपनी परपेचुअल सक्सेशन में होनी चाहिए बेटा आशीष, इसलिए किसी भी कंपनी को बंद करना है खतरे से खाली नहीं होता। दूसरे कंपनी में ऐसे ही पूरा माल ट्रांसफर नहीं होता बेटा, उसके लिए ट्रांसफर और ट्रांजिशन का पूरा प्रोविजन होता है, या अमलगमेशन के प्रोविजन होते हैं, ऐसे उठा के नहीं लेके जा सकते आशीष। आईएनसी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, आईएनसी जस्ट इनिशियल फॉर ई फॉर्म फॉर द चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। आईएनसी ये वर्ड का कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, इट इज जस्ट इनिशियल फॉर ई फॉर्म, दैट्स ऑल।
फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 बेटा, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। सूत्रधार राहुल, ऐसे किसके सूत्र तुमने धार करके रखे हैं? आपका सरनेम में राहुल सूत्रधार है? ओके, पहले साइड साइड का सब लिख लीजिए, फिर नीचे भी ट्रैक करूंगा मैं बाद में। चलो डन, पूरा लिख लीजिए फटाफट। एक बार 4-5 जनों के मैसेज आते हैं, फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे। चलो डन एवरीबॉडी, बताइए फटाफट। चलो लिखो फटाफट। ओपीसी प्राइवेट कंपनी है तो पेड अप कैपिटल होगा ही बेटा, हर कंपनी में पेड अप कैपिटल होता है जो लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में भी पेड अप कैपिटल होता है, ओपीसी में भी होता है। पेड अप कैपिटल हर कंपनी में होता है जो लिमिटेड है। गारंटी कंपनी में पेड अप कैपिटल नॉर्मली नहीं होता, गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी में, वो भी कुछ केस में होता है, कुछ में नहीं होता है। हाँ बेटा दिखाता हूँ। सबका हो गया है लिखना बच्चों? सबका अगर लिखना हो गया है तो आईएनसी वाला पार्ट एक बार पूरा डायग्राम देख लो। ऐसा दिख रहा है कि आपका, ऐसा ना हो जाए कि कहीं कुछ छूट जाए, ठीक है? थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है, पर एक बार थोड़ी सी आंखें क्लियर करके देख लेना कुछ बचा है क्या। चलो हो गया सबका। सो आई गेस सबका क्लियर हो गया होगा, ये सुनो। डन एवरीबॉडी।
चलो बहुत ही बढ़िया। सो यहां पे आपका आईएनसी वाला सीरीज होता है क्या बोले, एक बार जो से खत्म। क्लियर है आंसर? आईएनसी और ओपीसी वाला कंटेंट आपका होता है खत्म। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आर का मतलब होता है रूल्स, फॉर एफ एंड आई आर का मतलब है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। क्लियर है आंसर सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। 2014 ये जिस वक्त वो रूल्स आए उसका पार्ट है। मतलब आपने देखना कितनी सही बात है। 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कंपनीज एक्ट बनाया, इमीडिएटली 2014 में मोदी जी आए, बीजेपी सरकार ने रूल्स बनाए हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी, रूल बनाती है रूलिंग पार्टी। कुछ याद आया? चल अब हम जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो कतई जहर, कतई खतरनाक, कतई भयानक बेकार डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी का एक बार मुझे सेक्शन बोलो फटाफट। 2 सबसेक्शन 62 रेड विद सेक्शन नंबर 3 कमेंट्स के अंदर सबने डालना। तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, तुमको तुम्हारे वाई की कसम, सबने डेफिनेशन के अंदर डालना। जिंदगी ड्रूड है पर हम भी बड़े डूड है, याद रखना। ठीक है, डेफ डालो। ओपीसी का सेक्शन कौन सा? 2 सबसेक्शन 62 और साथ साथ में कौन सा? सेक्शन नंबर 3। सर ओपीसी स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? स्मॉल कंपनी के ऊपर फिलहाल सवाल ना पूछिए। स्मॉल कंपनी में जब मैं जाऊंगा तो पूरा चीर फाड़ करके समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंपनी को छूना भी मत आपने, ठीक है? मैंने खुद नहीं छुआ है, मैंने गलती से छुआ तो मैं वापस आ गया, मैं बोला हम बाद में देखेंगे, लेकिन स्मॉल कंपनी को छूना मत, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। 262 याद रहना चाहिए क्योंकि अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं। 268 शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कलर का मार्कर उठा लीजिए, डेफिनेशन में मार्क करना शुरू कीजिए। हालांकि ये मेरी ओल्ड डेफिनेशन मैंने दिखाई है जानबूझ के, ठीक है? आपके इसमें डेफिनेशन चेंज होगी ऑलरेडी, आपके इसमें अमेंडेड डेफिनेशन होगी, पर मेरे को हिस्ट्री समझानी है इसलिए मैं ओल्ड डेफिनेशन से ले रहा हूं। ठीक है, लेट्स गो। सो डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मींस, मतलब डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, दूध और अंडे इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव। कुछ याद आया? तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, तो यहां पे शुरू होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो यहां हम लिख देंगे भैया डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, मतलब इस डेफिनेशन में आगे जितना बोला है बस उतना ही इंक्लूडेड है। क्लियर है कंसेप्ट? तो लिखो, मेरे साथ साथ में मार्किंग करते चलो। अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, ये आपके इसमें होगा ही नहीं तो मैं इसको काट दूं। अ कंपनी हैविंग से मैं काट दूं और सच अ हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच तक के, ये मैंने काट दिया। आपके इसमें गलती से भी होगा तो काट दो, नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये अमेंडेड है, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। ये क्या अमेंडमेंट है ये भी समझाओ, मैं हमेशा बोलता हूं हिस्ट्री समझा रहा है। पहले प्राइवेट कंपनीज बनाने के लिए पेडअप कैपिटल लगता था 1 लाख का, ठीक है? फिर गवर्नमेंट को यह लगा कि यार 1 लाख रुपए हर एक के पास होंगे नहीं होंगे, और आज तो स्टार्टअप का जमाना है, बंदा 10,000 में वेबसाइट बना लेता है और खुद ही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है। तो बोले 1 लाख का पेडअप कैपिटल रखेंगे तो स्टार्टअप बन नहीं पाएंगे, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख के मिनिमम पेडअप कैपिटल की रिक्वायरमेंट बंद कर दी गई। और यह बंद करने की वजह से स्टार्टअप को बढ़ावा मिला। इट इज टू प्रमोट द स्टार्टअप। स्टार्टअप कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए हमने 1 लाख का मिनिमम पेडअप कैपिटल लिमिट गायब कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टार्टअप कंपनी एक वेबसाइट बनाती है फिर बाहर से फंडिंग लेती है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो कंपनी विच बाइट आर्टिकल्स, मैं स्ट्रेट अवे पढ़ रहा हूं, विच बाइट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ना। तुम्हारा कैसे इंटरनल कंट्रोल होता है जो तुम्हारा होता ही नहीं है? तुम्हारा का हाथ थोड़ी ना इंटरनल कंट्रोल होता है, तुम्हारा तो इंटरनल कंट्रोल होता ही नहीं है। जो चीज नहीं करनी है तुम डिसाइड करते हो ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम पहले करते हो, और जो चीज करनी चाहिए तुमको मालूम है ये करनी चाहिए पर तुम वो बिल्कुल नहीं करते हो। जैसे सवेरे 6 बजे का अलार्म लगाना, है ना? मस्त आदमी रात को सोता है, खुद को बहुत प्रॉमिस करता है कल सवेरे मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, 50 बार खुद को बोलता है। फिर अलार्म सेट करता है टंग 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 5 बजे, फोन में अलार्म सेट करता है टंग 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 5 बजे, मम्मी को जाके बोलता है मम्मी मेरे को 5 बजे उठा देना, अलार्म लगा के आदमी सो जाता है। घोड़े बेच के क्या, तबेले बेच के, तबेले, घोड़ों के तबेले बेच के सोता है। सवेरे जब 5 बजे पहले अलार्म बजता है आदमी दन करके अलार्म बंद करता है। जैसे ही मोबाइल बजता है आदमी मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, हट बोले मोबाइल होना ही नहीं, कतई घटिया इन्वेंशन है। और जैसे ही मम्मी उठाने आती है, मम्मी को क्या मम्मी तुम हर रोज उठाने आया था, आदमी सो जाता है। ये तो हमारा इंटरनल कंट्रोल है। और हमारा इंटरनल कंट्रोल तो वहां पे भी दिख के आता है जब फाउंडेशन में तुमने पढ़ाई का प्लान बनाया होगा। प्लान तो मस्त बनाया होगा, 1 बनाया होगा, 2 बनाए होंगे, 10 प्लान बनाए होंगे, तब जाके 11वां प्लान कहीं तो भी तुमने इंप्लीमेंट करना शुरू किया होगा।
ये इंसान का होता है, पर कंपनी का भी एक इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है, उसे कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए, इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट। कंपनी को उसके हिसाब, तुम्हारे जैसा नहीं है कि तुम अलार्म लगा के बैठे उठे ही नहीं, कंपनी में जो आर्टिकल में लिखा है वो होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो होना चाहिए। ये चीज को याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ता हूं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। फिर रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। ये राइट रेस्ट्रिक्टेड है, बैंड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड बोला है। मैं वर्ड को थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा, वर्ड है बेटा रेस्ट्रिक्टेड, बैंड नहीं बोला है, प्रोहिबिटेड वर्ड यूज नहीं किया है, ऐसा नहीं बोला बा आर्टिकल प्रोहिबिटेड टू ट्रांसफर द शेयर। सो इसलिए समझ जाना, अलाउड है पर रेस्ट्रिक्टेड वे में अलाउड है। अलाउड है तो फिर सवाल है किसको अलाउड है, देखेंगे। चील मारो, जिंदगी में जील मारो, ठीक है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। नीचे लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बोले हैं 200, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी में 200 मेंबर नहीं हो सकते, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, इसलिए उसको ओपीसी कहा जाता है। नो, इसके अंदर कुछ मत करना। ओपीसी में एक मेंबर होता है बच्चों के लिए, बची हुई जो दूसरी प्राइवेट कंपनी उसके लिए 200। अभी इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिया था कि प्राइवेट कंपनी में एक ओपीसी होता है और बचे हुए दूसरे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। आगे मैं फिलहाल से पढ़ रहा हूं, मैं याद नहीं कर रहा हूं, याद में करवा दूंगा, जस्ट वेट। द सेक्शन प्रोवाइड दैट 2 or more person hold 1 or more share jointly, joint, हाय जॉइंट, वो जॉइंट नहीं नालायक, दोनों ने मिलके एक शेयर होल्ड किया है बोल रहा हूं, जॉइंटली। लगे सस्ते नशे में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाबा जी की बूटी ला 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 ला, नहीं, जॉइंटली। 2 or more person होल्ड 1 or more शेयर, एक ही शेयर 10 रुपए का दो लोगों ने मिलकर होल्ड किया है, तो ऐसे सिचुएशन में दे विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर, दे विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल वर्ड से एकदम ऐसे पर्सनली मत ले लेना। जैसे ही तुम सिंगल से देखते हो तो तुम पर्सनल हो जाते हो, तो सिंगल से ऐसे इतना पर्सनली मत ले लेना, यहाँ सिंगल मेंबर बोला जा रहा है, ठीक है। तुम स्टेटस मत ले लो, तुम्हारा स्टेटस सिंगल भी नहीं है, तुम्हारा स्टेटस झंड है, ठीक है। तुम्हारा स्टेटस सिंगल नहीं है, सिंगल कमिटेड कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा चौथा है, झंड, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर बोला है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक शेयर होल्ड करता है, कितना शेयर, एक शेयर होल्ड करता है, तो उसको सिंगल मेंबर करके ट्रीट किया जाएगा। जैसे तुम और मैं, लेट्स एग्जांपल देवेश ने और मैंने दोनों ने मिलके एक ही शेयर होल्ड किया, तो देवेश और मेरे को एक माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, काउंट करते वक्त एक ही मेंबर माना जाएगा। ये वर्ड मेरे को पढ़ते ही नहीं आता लाइफ में कभी भी, जो भी है। फॉलोइंग शॉल नॉट बी इंक्लूडेड, नीचे दिए गए लोग इंक्लूड नहीं करने हैं, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। नीचे दिए गए लोग मेंबर में इंक्लूड नहीं करने हैं। कौन मेंबर में इंक्लूड नहीं करने हैं? पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, याद नहीं कर रहा। कौन इंक्लूड नहीं करना है? पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है। मतलब यहां पे सिर्फ एम्प्लॉय की बात नहीं की जा रही है, यहां बोला है कि जो एम्प्लॉय भी है, याद है वो ली वर्सेस लीयर फार्मिंग वाला, इसकी ली उसकी ली वाला केस, इसके लिए उसके लिए। तो यहां पे एम्प्लॉय, क्या हो रहा है ये, ऐसे क्यों होता है यहां पे, हमेशा इसी एरिया में होता है जहां पे एम्प्लॉय प्लस बंदा मेंबर है, एम्प्लॉय है प्लस मेंबर है, वो मेंबरशिप में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। ली वर्सेस लीयर फार्मिंग में वो ली एम्प्लॉय भी था मेंबर भी था, तो उसको मेंबर 200 के लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब 2 मेंबर जो सिंगली ज्वाइंटली होल्ड करे उनको एक बोला जाएगा, और कोई एम्प्लॉय मेंबर है तो उसको 200 में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ये लॉ बोलता है, डेफिनेशन बोलता है। क्यों नहीं काउंट करना चाहिए? क्योंकि कंपनी कई बार एम्प्लॉइज को मोटिवेशन, ये प्रोविजन क्यों है, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। इसका मैं चाहिए तो यहां पे लॉजिक लिख के रखता हूं, ठीक है, आपको पता चले। इसका लॉजिक ये है, कंपनी कई बार एम्प्लॉइज में मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉइज में मोटिवेशन के लिए शेयर इशू करती है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होकर और तगड़े लेवल पे काम करे। जैसी हमारी कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्चून 500 में 185th रैंक, ठीक है। और आप सबको मैं 1 करोड़ का डिविडेंड दे रहा हूं। अब समझो तुम मेरे कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम एवं काम कर रहे थे, एवं चले जा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, खाना खाने गए, 2 घंटे बाद वापस आते थे, चाय पीने गए, 1 घंटे बाद वापस आते थे, काम करते ही नहीं थे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इनको प्रॉफिट इंसेंटिव दूं,
तो मैंने क्या किया, तुमको कंपनी के शेयर दे दिए, ओनरशिप दे दिया। अब जब तुम्हारे हाथ में कंपनी का ओनरशिप आएगा, सिंपल सी बात है, आदमी जॉब करेगा तो 100% देगा, या आदमी प्रैक्टिस करेगा तो 100%। तुम सीए बनने का देख तो जॉब करोगे नहीं तो प्रैक्टिस। मुझे बताओ 100% कहां दोगे, जॉब में दोगे या प्रैक्टिस में दोगे? हाँ, जिनको जॉब ही कर रहे हैं उनको नहीं पूछ रहा, समझो ऑप्शन है कि जॉब है और प्रैक्टिस है, तो आदमी 100% कहां देता है? आदमी 100% हमेशा कहां देता है? प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि ओनरशिप इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आपको शेयर दिए। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कंपनीज खुद के एम्प्लॉय को शेयर्स बांटती है। उस केस में उन एम्प्लॉयज को 200 के नंबर में मत गिनो, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, सिर्फ प्राइवेट के लिए। अगली वाली चीज बड़े अच्छे से ध्यान देना। पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, जो पहले एक्स एम्प्लॉय था। फॉर्मर एम्प्लॉय मतलब ये फॉर्मर वॉर्मर वर्ड नहीं समझते अपने को, अपन मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं। एक्स एम्प्लॉय, बात खत्म। एक्स वाई जेड जो भी एम्प्लॉय होगा, तुम्हारे कैसे एक्स वाई होते हैं? तुम्हारा तो पूरा अल्फाबेट का रेंज होगा, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, तुम्हारा तो पूरा बचपन से अभी तक रेंज होगा ना। वैसे ही कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है। अगर कोई कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है, पास्ट एम्प्लॉय है, और वो एम्प्लॉय अभी भी कंपनी के मेंबर है, वेयर एज अ मेंबर अभी भी कंपनी के मेंबर है, तो उनको भी काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब देखो, काउंट करने के लिए मैक्सिमम 200 मेंबर, उसमें ज्वाइंट मेंबर को एक काउंट करो, क्लियर है? कोई एम्प्लॉय मेंबर है उसको काउंट मत करो, और कोई एक्स एम्प्लॉय है जो अभी भी मेंबर है उसको भी काउंट मत करो, क्लियर है सब? और सबसे आखिरी पॉइंट नंबर 3, अभी सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं, सिर्फ रीड कर रहा हूं, तो मैं मेरे मार्कर के ऊपर वापस आ जाऊं। पॉइंट नंबर 3, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक को कोई भी इन्विटेशन यहां पे नहीं दिया जा रहा है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक से कोई भी इन्विटेशन का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। इन्विटेशन का मतलब क्या है बच्चों? प्रोस्पेक्टस। तो हम पब्लिक को कोई भी प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहे। देयर इज नो प्रोस्पेक्टस गिवन टू द पब्लिक। हम पब्लिक से कोई भी पैसा रेज नहीं कर रहे हैं, ये चीज को आपने याद रखना है। ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन रीड किया, क्योंकि अगर हम पब्लिक से पैसा रेज करेंगे तो हम पब्लिक कंपनी बन जाएंगे, पर हम डेफिनेशन किसके देख रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। तो ये सब मार्किंग्स आप पहले कर लो, और इस डेफिनेशन को एक बार वापस रीड कर लो। ये मैंने समझा है, याद नहीं करवाया, सिर्फ समझा है, रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। ऐसे डेफिनेशन को पढ़ते हैं, नॉर्मली आप डेफिनेशन पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ऐसा पूरा मार्किंग वार्किंग करके, एकदम कीवर्ड्स को हाईलाइट करके, पूरा जो समझ में नहीं आ रहा है उसको लिख के, ऐसा डेफिनेशन। आइए बेटा, आवाज आएगी, टेंशन मत लो, आवाज आ रही है, मैंने माइक बंद किया था। एक बार मार्किंग हो जाए तो डन करके बताना मुझे। देवेश, मैं न्यू बुक का यूज कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेनली मैं इसलिए नहीं करता, नहीं तो मैं हिस्ट्री ही नहीं बोल पाऊंगा आपको कि क्यों कट किया। अब जैसे आपको यहां पता चला कि 1 लाख की लिमिट स्टार्टअप की वजह से कट की, तो आपको थ्रू आउट द लाइफ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू काम में आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोल्ड न्यू बुक अगर पूरी की पूरी यूज कर ली, तो इस केस में सिचुएशन हो जाएगा कि मैं आपको हिस्ट्री बोल ना पाऊंगा। मेरे को न्यू बुक यूज करने के लिए क्या है, मेरे को तो ये चाहिए कि मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, तो आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ पता चले। न्यू बुक है तो न्यू बुक भी दिखा दूंगा कि न्यू बुक में ऐसा है करके, ठीक है, डोंट वरी। बेटा, जो पब्लिक प्राइवेट ओपीसी शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है, उसमें कैपिटल तो होगा ही ना, और कैपिटल है तो पेडअप भी होगा, तो पेडअप कैपिटल भी होगा। हर पब्लिक प्राइवेट ओपीसी के अंदर जो गारंटी कंपनी है उसमें शेयर कैपिटल होता ही है। शेयर कैपिटल है तो पेडअप कैपिटल भी होगा ना। जैसे ओपीसी का कैपिटल है 1 लाख का, लेकिन उसमें से सिर्फ 50,000 भले है सिंगल मेंबर ने, तो पेडअप कैपिटल 50,000 हो गया।
चलो डन एवरीबॉडी, आई गेस मार्किंग सबका हो चुका है। अब इस डेफिनेशन को याद करते हैं। याद करने के बाद एनालाइज करेंगे। अभी मैं एनालाइज के ऊपर गया ही नहीं हूं, एनालिसिस तो बहुत लंबा होगा। पहले तो याद करते हैं, याद करने के बाद एनालाइज करेंगे। और ऐसे एनालिसिस दूंगा, लोग सिर्फ इस डेफिनेशन को पढ़ के समझा देते हैं, अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन पहले पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ लिया, अब हम याद करेंगे। और फिर तीसरा स्टेप है एनालिसिस का, जो आपको एनालिसिस कोई नहीं देगा, ठीक है। और याद भी नॉर्मली कोई नहीं करवाता, पर अपन याद कर लेंगे। रेडी, लेट्स गो। फटाफट मेरे पीछे एक्शन करना, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, ठीक है। पूरा हाथ हवा में चाहिए मेरे को, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। जो एक्शन मैं करूंगा आपने करना है। रेडी, सबसे पहले हमको 2 उंगलियों का काम है, सिर्फ 2 उंगलियों का काम है। 2 उंगलियों से ज्यादा हमको काम नहीं है। मुझे 2 उंगली दिखाओ। ये लड़कियां करती है ना, वो सेल्फी निकालते हो, ठीक करती है ना लड़कियां, हाँ है ना, ऐसे तिरछी होके। तो ऐसे मेरे को 2 उंगलियां दिखाओ लड़कियों जरा, ठीक है। और लड़के भी, हाथ बिजी तो नहीं होगा किसी का जिंदगी में, तो दिखाओ जरा 2 उंगलियां। चलो वेरी गुड। सब ये जो 2 उंगलियां आप दिखा रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर ही डेफिनेशन है। फिर वो डेफिनेशन 1 उंगली के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, 2 उंगलियों से 1 उंगली पे शिफ्ट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे पीछे, कंपनी बाइट्स ए ए ए ए, दिख रहा है ए। सो कंपनी बाइट्स ए ओ ए, सब जन एक्शन करेंगे। कितना भी अजीब लगे एक्शन करना है, यही तुमको याद आएगा। कंपनी बाइट्स ए ओ ए, कंपनी बाइट्स ए ओ ए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिख के रखा है ए ओ ए। कंपनी बाइट्स ए ओ ए, सब एक्शन करो। आजू आजू वाले पागल बोले तो भी एक्शन करो। कंपनी बाइट्स ए ओ ए, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का 2 लोग है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड। कंपनी बाइट्स ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। कंपनी बाइट्स ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड। हम 2 हमारे 200, ठीक है, हम 2 हमारे 200। मतलब ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, पर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, और हमारे 200 200। सच में जिंदगी पे मारो ऐसा छापा कि हर गली से आवाज आए, पापा पापा, नालायको ध्यान दो। सो कंपनी वाइज ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम 2 हमारे 200। क्लियर है। सो एक बार वापस से, कंपनी वाइज ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम 2 हमारे 200। क्लियर है कंसेप्ट। फिर जॉइंट होल्डिंग, वैसे जॉइंट होल्डिंग 2 लोग मिलकर एक ही शेयर होल्ड कर रहे हैं, इसलिए जॉइंट, पर जॉइंट के लिए याद भी रहना चाहिए, इसलिए जॉइंट होल्डिंग ऐसे करना, जॉइंट होल्डिंग। क्लियर है कंसेप्ट। 2 लोग मिलकर होल्ड कर रहे हैं, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1। अब डेफिनेशन 1 उंगली के शिफ्ट हो गई, 1 उंगली पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। सो कंपनी वाइज ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, सब जन एक्शन करेंगे। हम 2 हमारे 200। जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1। फिर उसके बाद में प्रेजेंट, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1 पे पहुंच गए। प्रेजेंट, पास्ट या ऐसा, ये भी तो सिंगल उंगली है ना। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मेहनत करता है। सो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय, खून पसीना एक, छी 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 छी, लड़कियां लगे एकदम यू 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 ना करना, पसीना है, ठीक है, पसीना बहाओगे जिंदगी में सक्सेस मिलेगा। सो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड। क्लियर है। याद कर लो, एक्शन कर लो मेरे साथ में। रेडी, वापस से स्टार्टिंग से। रेडी, सब जन साथ में। जिसने नहीं किया उसको उसके एग्जाम की कसम, नहीं एग्जाम की कसम नहीं दूंगा मैं, May 20 एग्जाम की कसम दिया करता था, May 20 एग्जाम ही मर गया, ठीक है, अभी एग्जाम की कसम नहीं दूंगा। रेडी, 1 2 3 गो। कंपनी बाइट्स ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम 2 हमारे 200। फिर उसके बाद में जॉइंट होल्डिंग, जॉइंट होल्डिंग शॉल बी काउंटेड एज 1। 1 के बाद में प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय, एक ही उंगली पे डेफिनेशन चल रहा है, प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, बिल्कुल भी काउंट करना है क्या, नहीं काउंट करना है। और फिर लास्ट में ऐसे खड़े रहना चुपचाप, ऐसे इनविटेशन, इनविटेशन टू पब्लिक, कोई भी पब्लिक को इनविटेशन नॉट अलाउड।
क्लियर है कंसेप्ट? सो इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड। एक ही उंगली पे लेना है तो ऐसे भी कर सकते हो, नॉट अलाउड। इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, या इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, जो आपकी मर्जी है वैसे कर लेना। क्लियर है? इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना? ये लास्ट वाला पॉइंट था। रेडी? सब जन साथ में करेंगे, सब जन साथ में करेंगे, याद होना चाहिए। कंपनी बाइट्स ए ओ ए, कंपनी बाइट्स ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम दो हमारे 200, जॉइंट होल्डिंग शुड बी काउंटेड एज 1, present past employee shall not be counted, shall not be counted, and invitation to public not allowed। ऐसे प्यार से, हाँ, इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? यही तो डेफिनेशन है। अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन restrict right to transfer the share, transfer of shares restricted, limit the maximum number of members to 200 except OPC। OPC में तो एक ही होता है, तो बचे कौन से कंपनी जिसमें 2 या 200 होते हैं? हम 2 हमारे 200। फिर जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज सिंगल मेंबर, सो जॉइंट होल्डिंग विल बी काउंटेड एज 1। ठीक है? फिर प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय विल नॉट बी काउंटेड, पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वो नहीं काउंट किया जाएगा, कंपनी हु इज इन फॉर्मरली एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी बट स्टिल ही इज अ मेंबर वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। और फिर इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड। अगर आपको पूरा बेयर टेक्स्ट वाला डेफिनेशन याद नहीं आया, एटलीस्ट आप जो याद आया वो तो लिख सकते हो। और आपको क्या लगता है 100% लोग बेयर टेक्स्ट वाला लिख पाएंगे? ये तो याद हो गया, इसके ऊपर मेहनत करोगे तो बेयर टेक्स्ट वाला लिख पाओगे। क्लियर है कंसेप्ट? इसके ऊपर जरूर मेहनत करोगे तो बेयर टेक्स्ट वाला लिख पाओगे, ये जरूर हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको डेफिनेशन याद हो गया। एक बार लास्ट वापस से रिवाइज करते हैं। रेडी? कंपनी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से ध्यान देना, कंपनी बाइट्स ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, हम 2 हमारे 200, जॉइंट होल्डिंग शुड बी काउंटेड एज 1, प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, बुलाती है मगर जाने का नहीं, इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, बुलाती है मगर जाने का नहीं, अरे बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। क्लियर है? एक राहत फतेह नहीं, राहत इंदौरी करके एक बहुत अच्छे शायर थे, अभी अभी गुजर गए 2020 में। 2020 में तो कितने अच्छे लोग गुजर गए, उसमें वो भी थे। क्या शायरी है? बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। ये दुनिया इतनी खराब है, ये दुनिया इतनी पागल है, ये दुनिया इतनी, अब क्या बोलूं, जाने दो, उधर नहीं जाने का, बुलाती है जाने का नहीं। क्लियर कंसेप्ट? डेफिनेशन याद होगी क्या? मुझे जरूर बताएं डेफिनेशन का एक्शन कैसा लगा, ये भी जरूर बताओ। फटाफट एक्शन एक बार खुद के खुद में रिवाइज कर लो, फिर मैं एनालिसिस शुरू करता हूं। गो फॉर इट फास्ट, खुद के खुद में रिवाइज कर लो। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, अगर डेफिनेशन याद हुआ है, ये तो हमने याद किया, कंटेंट नहीं छोड़ेंगे भैया, कंटेंट को तो पेल के रखेंगे अपन, कंटेंट छोड़ने वाले से अपन है ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, जस्ट वेट, मुझे एक बार वो डेफिनेशन देखने दो जरा, कहाँ छुपा है, तू छुपा है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। हाँ ये मिल गया, ये डायग्राम को मैं कॉपी कर लूँ जरा। ठीक है, इसको मैं कर लूँ होम में, होम कॉपी, सी इंट्रोडक्शन, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, अब मैं एनालिसिस शुरू करूंगा बच्चों, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। पेस्ट, ये आ गया पूरा एनालिसिस, बहुत अच्छा डायग्राम है, तुम्हें कहर अंडरस्टैंडिंग देगा ये कंसेप्ट का। ओए ये मिक्स हो गया क्या? ओए ओए अंडू, ओए अंडू,
थोड़ा ऊपर कॉपी करते हैं, पेस्ट। चलो आ जाओ, अंडू, पेस्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब कंसंट्रेट करना एनालिसिस, और एनालिसिस देखना, बहुत तगड़ा एनालिसिस ठोकने वाले हैं प्राइवेट कंपनी का, जैसा किसी ने ठोका नहीं होगा और जैसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, एकदम डिटेल में चिंदी फाड़ के तूफान, एकदम जबरदस्त जिंदाबाद वाला एनालिसिस है। रेडी, लेट्स गो। प्राइवेट कंपनी, पहली कंडीशन थी प्राइवेट कंपनी बाई इट्स एओए, एओए सो बाई इट्स एओए। ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड था, तो रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हम दो, हमारे 200, तो मिनिमम ओपीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम 200, ठीक है। एंड इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, ये 3 मिनिमम मेन कंडीशन है। आप अगर डेफिनेशन देखोगे तो आपको डेफिनेशन में नंबरिंग वाइज 3 ही मेन कंडीशन दिखेंगे। देखो डेफिनेशन अगर मैं मैक्सिमाइज करूं, दिस कंडीशन 1, दिस कंडीशन 2 एंड दिस कंडीशन 3, बीच का जो भी है वो कंडीशन 2 को सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो 3 ही मेन पॉइंट है, 1 2 3, इसलिए मैंने डायग्राम को भी 3 ही मेन पॉइंट में डिवाइड किया है। रेस्ट्रिक्टेड 0.1, मिनिमम मैक्सिमम नंबर 0.2 एंड इन्विटेशन टू पब्लिक 0.3, ये मैंने कर दिया रेस्ट्रिक्ट। अब शुरू करते हैं रेस्ट्रिक्टेड से। रेस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स रेस्ट्रिक्ट बोला है, प्रोहिबिटेड बोला है क्या? नहीं। तो मैं यहां लिख के रखूंगा, प्रोहिबिटेड वर्ड यूज किया है क्या? प्रोहिबिटेड वर्ड यहां पे यूज नहीं किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? रेस्ट्रिक्ट बोला है, रेस्ट्रिक्ट मतलब आप कुछ ही लोगों में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब ऐसे कौन से लोग हैं जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो? तो एक तो आप उसी कंपनी के दूसरे मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, या आप आपके ग्रुप में ट्रांसफर कर सकते हो। जब डिपार्टमेंट को पूछा गया भाई रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या, कौन से ग्रुप में ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यहां बोला गया ग्रुप ऑफ पर्सन में 2 ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं, एक आप आपके रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर सकते हो और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट से किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे सकते हो। आजकल देखो प्राइवेट प्लेसमेंट एक बहुत जबरदस्त चीज है। एक पेक्ट्रो करके ऐप है, मैं इसको प्रैक्टिकली बोलना चाहूंगा। पेक्ट्रो करके एक डॉक्टर वाला ऐप है, मैंने आपको बोला था पेक्ट्रो करके डॉक्टर वाला ऐप है, डॉक्टर्स वाला, मैंने आपको ये बोला था ऑलरेडी पहले लेक्चर में। ये पेक्ट्रो ऐप प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। अब वो प्राइवेट कंपनी अगर बाहर से फंडिंग उठाना चाहता है तो उनको प्राइवेटली, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेटली किसी फाइनेंसर को या किसी फंडिंग देने वाले को आप पैसा दो, आप शेयर्स दो, क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो ओनरशिप तो मांगेगा, या लोन करके देगा। लोन तो आप उठा नहीं सकते अगर आप स्टार्टअप हो। तो आप किसी भी सीड फंडर जो स्टार्टअप को फाइनेंस करता है, ओयो रूम को अगर किसी ने फाइनेंस किया है तो उसको आप शेयर के बदले शेयर दो, बदले में पैसा लो। इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को प्राइवेटली शेयर्स देना, प्राइवेटली प्लेस करना। क्लियर है कंसेप्ट? सो पहला आप ग्रुप ऑफ पर्सन, रेस्ट्रिक्टेड मतलब एक तो मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप में कौन? रिलेटिव या प्राइवेटली जो फाइनेंसर है उसको। अब सर रिलेटिव मतलब क्या? तो बच्चों रिलेटिव डिफाइन किया गया है आपके, मैं वापस एक बार डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा आपके लिए स्पेसिफिकली, मतलब आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव किस तरीके से समझते हैं। अच्छा ये इनकम टैक्स वाला रिलेटिव नहीं है, हाँ ये इनकम टैक्स वाला रिलेटिव नहीं है, ये कंपनीज एक्ट वाला रिलेटिव है, ये चीज को याद रखना। तो रेस्ट्रिक्टेड मतलब मेंबर को ट्रांसफर करो दूसरा ग्रुप में कौन? रिलेटिव, और प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब फाइनेंसर। अब रिलेटिव की डेफिनेशन हमारे डेफिनेशन में दी है 2 सबसेक्शन 77 में, 2 सबसेक्शन 77 में। 77 को जरा हिंदी में बोलो तो आप बोल सकते हो साथ साथ। तो भैया रिलेटिव रहते हैं साथ साथ, रिलेटिव तो साथ साथ ही रहते हैं ना, याद करने का तरीका, रिलेटिव साथ साथ रहते हैं। 2 सबसेक्शन 77 रिलेटिव। क्लियर है कंसेप्ट? साथ साथ। क्लियर है? सो बोलो कैसा लगा जिंदगी में, कमेंट्स में बताओ। रिलेटिव रहते हैं साथ साथ, कमेंट्स के अंदर लिखना भी और कैसा लगा बताना भी, ठीक है। सो रिलेटिव रहते हैं साथ साथ, 2 सबसेक्शन 77, ठीक है, साथ साथ। अब रिलेटिव कैसे डिफाइन होते हैं? ये इनकम टैक्स वाले नहीं है, इनकम टैक्स के रिलेटिव अलग, कंपनीज एक्ट के अलग। सबसे पहली बात, सबसे पहले लेते हैं बंदा, रिलेटिव रहते हैं साथ साथ। सब कमेंट्स में लिखेंगे, सब कमेंट्स में लिखेंगे, जो नहीं लिखा वो बहुत मार खाएगा। सबसे पहले बंदा पहले हैप्पी था, बंदा बहुत खुश है। फिर बंदे के मदर, बंदे के फादर 2 स्टेप ऊपर। फिर बंदे के सन, बंदे का डॉटर, ठीक है, बंदे का सन, बंदे का डॉटर। फिर बहुत बढ़िया जो लोग कमेंट कर रहे हैं शानदार। फिर बंदे का ब्रदर और बंदे का सिस्टर। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, ठीक है। सो 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, एक आजू एक बाजू।
ठीक है, बोलो 2 स्टेप ऊपर 2 नीचे, एक आजू एक बाजू, ये भी कमेंट्स में लिखना, 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, एक आजू एक बाजू। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। अब इनको इनके मियाँ बीवी से जोड़ दो, मदर के मियाँ बीवी से जोड़ोगे, नालायक ऐसी हरकतें मत करना कमीने लोगों। हाँ, स्टेप मदर स्टेप फादर हो सकते हैं, पर वो मदर फादर में कवर हो जाते हैं, तो ऊपर मत जोड़ना, नीचे जोड़ना। ठीक है, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड, ये डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर सन की वाइफ, सन की वाइफ, सन की वाइफ, एक और बार बोलो जिंदगी में, सन की वाइफ। वाह वाह वाह, सुनने के टच। सन की वाइफ, तुम्हारी शादी होगी ना तो उनको रिलेटिव का डेफिनेशन बोलना और उस वक्त बोलना ये देख सन की वाइफ। ठीक है, सन की वाइफ है ना, खुशी, जिंदगी में खुशी मिलेगी तुमको। ठीक है, सन की वाइफ। और डॉटर का हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड, समझ में आ रहा है? अच्छा, जेंडर जस्टिफिकेशन ठीक से, सन का हस्बैंड मत कर देना और डॉटर की वाइफ मत कर देना। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, क्लियर है कंसेप्ट? ये होने के बाद खुद का हस्बैंड या फिर वाइफ, लड़की होगी तो हस्बैंड, लड़का होगा तो वाइफ, क्लियर है? और शादी होने के बाद तो ऐसा ही होता है, क्लियर है? तो क्या करें जिंदगी में, ये है रिलेटिव। इसमें से भी ब्रदर की दुल्हन और सिस्टर का हस्बैंड रिलेटिव में नहीं आते। ठीक है, रिलेटिव सिर्फ 7 है, रिलेटिव्स आर 7, रिलेटिव रहता है 7 तो सेक्शन नंबर भी 77 है, रिलेटिव का नंबर भी 77 है। गिनो कैसे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 7 नहीं, माय मिस्टेक, 9। तो रिलेटिव का नंबर है 9, क्लोज रिलेटिव का नंबर 7 है। इसके ऊपर एक और रहता है क्लोज रिलेटिव जिसका नंबर 7 है। क्लोज रिलेटिव मतलब जिनके साथ ब्लड रिलेशन है। नॉर्मल रिलेटिव इज 9, क्लोज रिलेटिव इज 7। जिनका ब्लड रिलेशन है वो क्लोज रिलेटिव है। ब्लड रिलेशन किस किस का है? मदर फादर का ब्लड रिलेशन है, क्लोज रिलेटिव में आ जाएंगे 2। ब्रदर सिस्टर का ब्लड रिलेशन है, वो भी आ जाएंगे। ब्रदर की वाइफ और सिस्टर का हस्बैंड तो वैसे भी रिलेटिव नहीं है, तो क्लोज कहां से होंगे? अच्छा, सन के साथ क्लोज ब्लड रिलेशन है, हाँ। डॉटर के साथ ब्लड रिलेशन है, हाँ, तो वो आ गए। लेकिन सन की वाइफ के साथ ब्लड रिलेशन होता है क्या? नहीं। डॉटर के हस्बैंड के साथ ब्लड रिलेशन होता है क्या? नहीं। इनको ब्लड रिलेशन में मत लेके आना। तो ये 2 गायब हो गए। अच्छा, खुद के वाइफ और हस्बैंड के साथ ब्लड रिलेशन होता है क्या? नहीं होता। बट वैसे होता है क्योंकि खुद का हस्बैंड और वाइफ खून पीते हैं अपना, क्लियर है? शादी होने के बाद तुम्हारा हस्बैंड वाइफ तुम्हारा खून पिएंगे ना, ऐसा ना, तुम्हारा जी जलाएंगे, तुम्हारा खून पिएंगे, तुम्हारा दिमाग खाएंगे, तो वो क्लोज रिलेटिव में आता है। तो रिलेटिव में से सिर्फ सन की वाइफ और डॉटर का, सन की वाइफ, हाँ, सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड आप निकाल दो, ये 2 निकाल दो, तो 9 में से 2 गए, बचे क्लोज रिलेटिव 7। बाकी सब क्लोज रिलेटिव है। ठीक है, याद करने का तरीका सिंपल, आर रिलेटिव 9 है। अगर आप आर को याद करो तो आर का मिरर इमेज थोड़ा सा 9 जैसा दिखता है, और सी आर 7, क्लोज रिलेटिव 7। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टी शर्ट का नंबर 7 है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टी शर्ट का नंबर है 7। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर की टी शर्ट का नंबर है 7। इससे भी आप याद रख सकते हो, क्लोज रिलेटिव 7 है। सर, महेंद्र सिंह धोनी की भी टी शर्ट का नंबर 7 है। नालायक, उसको अब मेमोरी टेक्निक में कैसे फिट करूं? महेंद्र सिंह धोनी की टी शर्ट का नंबर 7 है, उसको कैसे फिट करूं यहां पे जिंदगी में? जो फिट हो रहा है उसको दूंगा ना। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टी शर्ट का नंबर है 7, ये चीज को याद रखना। और रिलेटिव का मेमोरी इमेज बनता है 9, तो 9 रिलेटिव्स, 7 क्लोज रिलेटिव्स। तो इसमें से 9 रिलेटिव्स में आप खुद के शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शन है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। लगा लिखा धोनी, नालायक शिवम कुमार ने धोनी लिखा ही वहां पे, यही बोल रहा था मैं। धोनी को मेमोरी टेक्निक में फिट नहीं करना है, हमको कंसेप्ट से मेमोरी टेक्निक बनानी है, धोनी से मेमोरी टेक्निक नहीं बनानी है। तो क्लोज रिलेटिव क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7, ये चीज को आपने अच्छे। धोनी का मैं भी फैन हूं बहुत ज्यादा, पर मेमोरी टेक्निक में तो फंसे ना, वहां डी कहां है, धोनी कहां है? ठीक है, तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। समझ में आया होगा तो बेस्ट बात है। ये है रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए लिख दूं फाइनेंसर। फाइनेंसर को हम जब शेयर देते हैं तो उसको हम रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये नॉर्मली स्टार्टअप के केस में। तो रेस्ट्रिक्ट टू राइट द ट्रांसफर द शेयर, समझ में आया है सबको? पक्का क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं ये चीज को? अब जाते हैं मिनिमम मैक्सिमम नंबर के ऊपर। मिनिमम मैक्सिमम नंबर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, लेट्स गो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ओपीसी में तो एक ही होता है, अदर प्राइवेट कंपनीज में 2, और दूसरे अदर प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम 200, जिसमें ज्वाइंट होल्डिंग को 1 काउंट किया जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को काउंट ही नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। इनको 200 में से काउंट नहीं करना है। ठीक है, यह चीज को याद रखना। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपके इसमें 200 मेंबर्स है, ठीक है, ज्वाइंट होल्डिंग वाले 12 लोग ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं, 12 डिफरेंट लोग हैं, 12 पीपल ज्वाइंट होल्डिंग में है। अब 12 पीपल ज्वाइंट होल्डिंग में है, टू इन इन अ पेयर, इन अ पेयर ऑफ 6, ठीक है। उसके बाद में 20 ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है, और 10 ऐसे लोग हैं जो पास्ट एम्प्लॉय है, जो अभी भी मेंबर है। तो मुझे नेट कितने मेंबर्स लगेंगे, नेट कितने मेंबर्स मिलेंगे? तो याद रखना, यही कैलकुलेशन लिख दू, 200 माइनस, अब 12 आपने काउंट किए हैं, 200 के अंदर 12 काउंट किए हैं, पर एक्चुअली तो जॉइंट होल्डिंग 12 पेयर, 6 पेयर में है, तो हम पेयर काउंट करते हैं एज ए 1, तो -6, मतलब 12 में से 6 ही काउंट करने हैं, तो भैया 6 तो माइनस होंगे ना, 12 में से 6 ही काउंट करने हैं, 200 में तो 12 इंक्लूडेड है, तो 12 से तो 6 ही काउंट करने, तो 6 मैंने माइनस कर दिए, बिकॉज दोज आर जॉइंट होल्डर्स। उसके बाद में मैंने पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉइज माइनस कर दिए 20 हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉइज, और मैंने 10 पास्ट एम्प्लॉइज माइनस कर दिए हु आर पास्ट एम्प्लॉइज। कंसेप्ट समझ में आया? तो मेरा नंबर कितना आया, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का नंबर कितना आया, तो 200 माइनस 36, 200 माइनस 30, 170 माइनस 6, 170 माइनस 6, दैट इज 164 इज माय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इनका ही काउंट मुझे करना है। क्लियर है? ये चीज को आपने बहुत अच्छे से याद रखना। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे भी इसको समझा दिया कि भाई जॉइंट होल्डिंग और प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय कैसे याद करने हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली चीज, दैट इज इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, मतलब यू कैनॉट इशू प्रोस्पेक्टस, नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड, कैन बी इशूड टू रेज मनी in any form, to raise a money in any form, any form मतलब किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, इस तरीके से किसी भी तरीके से आप रेज नहीं कर सकते पब्लिक से पैसा, क्योंकि आपने पब्लिक से पैसा रेज कर दिया तो आपकी कंपनी पब्लिक बन जाएगी, और हम डेफिनेशन देख रहे हैं प्राइवेट कंपनी का। क्लियर है? और सबसे आखिरी जो कंडीशन मेरे को एक्स्ट्रा बोलना था कि प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 15 होते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये मैंने सेक्शन 3 से उठा के लाया है, सेक्शन 3 से आपको ये पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये डेफिनेशन में नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा दिया है, मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15। क्लियर है? ये है आपके प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। क्लियर है? ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। समझ में आया क्या मुझे कमेंट्स में बताइए, और फटाफट इसको लिखना शुरू कर दीजिए। गो फॉर इट फास्ट। अबे समझ में आया क्या? बताइए फटाफट मुझे, समझ में आया क्या? सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है, जो प्रोस्पेक्टस चैप्टर में हमको आएगा बेटा। प्राइवेट प्लेसमेंट का ही सेक्शन नंबर है 42, वो जो प्रोस्पेक्टस चैप्टर में हम देखेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट रितिका, अब जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं समझा है मैं उसके लिए एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है? ये एक एग्जांपल मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्टार्टअप का एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से होता है। समझो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक स्टार्टअप शुरू किया, या एक बैटरीज का स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, बैटरीज बनाने का। कल जाके टेस्ला कंपनी, एलॉन मस्क को पता चल गया कि दर्शन सर ने ना बैटरीज का स्टार्टअप शुरू किया। एलॉन मस्क भाई इंडिया में टेस्ला ला रहे हैं, और उसमें ऑटो ड्राइविंग है, मैंने सुना टेस्ला में। इंडिया में टेस्ला को ऑटो ड्राइव मोड पे छोड़ दो शहर में, और इसी लग जाएगी ना, टेस्ला बोलेगी मैं कहाँ पे आ गया, ये मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ठीक है? तो एलॉन मस्क भाई ने सुना कि दर्शन सर बैटरीज क्रिएट कर रहे हैं। एलॉन मस्क भाई को मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, और एलॉन मस्क भाई बोले कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ।
अब एलॉन मस्क भाई ने मेरे को दे दिया 200 करोड़ रुपए स्ट्रेट अवे। ये लोग बोले दर्शन भाई 200 करोड़, इस बदले में मैंने एलॉन मस्क भाई को मेरे प्राइवेट कंपनी से 200 करोड़ रुपए के शेयर्स दिए। प्राइवेट कंपनी में 200 करोड़ का कैपिटल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एलॉन मस्क भाई देने के लिए रेडी है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है ना, प्राइवेट कंपनी ओपीसी थोड़ी है जो पेड अप कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन होगा। मैंने एलॉन मस्क भाई से 200 करोड़ ले लिए, एलॉन मस्क भाई को 200 करोड़ के शेयर दे दिए। यही प्राइवेट प्लेसमेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जो आपका फाइनेंसर है उसको प्राइवेटली शेयर्स इशू कर दो, और यही रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर है। एक तो रिलेटिव्स, मेंबर्स, नहीं तो फाइनेंसर, ये तीन ही लोगों में आप शेयर ट्रांसफर करो, सिंपल। आया समझ में बच्चों? थक गए क्या सबके सब? हाउस द जोश, हाउस द जोश। सब थकना नहीं है, मेहनत करनी है जिंदगी में। लो सर, इतने जल्दी लो भी हो गया? 2 घंटे की क्लास खत्म नहीं हुई, जोश आपका लो हो जाता है जिंदगी में? है अभी तो और 15-20 मिनट पढ़ने वाले अपन। मैं नहीं लूंगा बेटा टेस्ला, मेरी औकात ही नहीं है बेटा। टेस्ला वेस्ला कितनी महंगी गाड़ियां है, अपन तो टाटा वाटा की एक आधी ले लेंगे, छोटी मोटी गाड़ी, नैनो एनो टाइप्स। अब मैं गरीब आदमी हूँ यार, मैं गरीब गरीब आदमी को क्यों मजे लेते रहते हो? गरीब आदमी को पूछ रहे टेस्ला ले रहे क्या? गरीब आदमी हूँ बे, कहां से टेस्ला वेस्ला? टेस्ला का टायर भी नहीं ले सकता मैं, याद रखना। कहां से टेस्ला वेस्ला लेंगे बे? खाने पीने के पैसे नहीं है अपने पास। मैं नहीं लगने वाला। कौन नालायक? आशु नालायक? मैं लाइन में नहीं लगने वाला टेस्ला के। मैं गरीब एक आधी कार ले लूंगा, छोटी मोटी टाटा की नैनो टाइप्स, 1.5-2 लाख रुपए की। उसके लिए भी मेरे को 4 साल सेविंग करना पड़ेगा, तब जाके 1.5-2 लाख की कार आएगी। 4-5 साल सेविंग करूंगा तो आएगी। अरे भाई मेरे पास नहीं है BMW, वो मेरे वाइफ की है, मेरे घर वालों की BMW है यार। तुम समझा करो, मैं गरीबी आदमी हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ एकदम वेल्ला, जिसके पास कोई पैसा नहीं है। मेरे को तो जॉब भी नहीं है, जॉब भी नहीं करता मैं तो, देखो मेरे को किसी ने जॉब भी नहीं दिया। छोटी मोटी जैगवार बगाटी ले लो अविरल बेटा, ये गाड़ी छोटी मोटी दिखने में होती है सिर्फ, कॉस्ट उसकी ट्रक से भी ज्यादा लगती है बेटा। घर वाले मेरे हैं तो सब मेरा थोड़ी ना हुआ। ये देश भी मेरा है तो क्या ताजमहल भी मेरा हो गया बेटा अविरल? मैं तो बोलता हूँ देश भी मेरा है तो क्या ताजमहल भी मेरा हो गया? ऐसे थोड़ी होता है, घर वाले मेरे हैं पर उनका भी तो अपना कुछ है ना। चलो लिखना हो गया सबका, नीचे ट्रैक करूँ। कोई गिफ्ट नहीं करने वाला, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीबी रहूंगा। हे भगवान मेरी गरीबी।
सभी तो बोर्ड पे, अब कौन सा डायग्राम दिखाऊं जिंदगी में? चलो, हो जाओगे बेटा, मेरे जितने गरीब तो हो ही जाओगे, टेंशन मत लो, मेरी दुआ है आपके लिए। देवेश, मेरे जितने गरीब हो जाओ, सबको दुआ है। ब्रदर की वाइफ और सिस्टर का हस्बैंड ना ही रिलेटिव है ना ही क्लोज रिलेटिव, इसलिए मैंने उनको कट ही कर दिया है। ठीक है, चल लिखना हो गया होगा सबका, आई होप सो, आई होप सो लिखना हो गया। नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए एक, फटाफट फटाफट। मेरे को एक लास्ट डेफिनेशन और लेना है पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। चरण ओके, अब मैं लास्ट डेफिनेशन के ऊपर जा रहा हूं, जो डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी का। आज ही हमको डेफिनेशन देखना है। आप थक चुके होंगे, आप टूट गए होंगे। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, टूट गई, टूट के मैं चोर हो गई। एफडी, एफडी की बात चल रही है, ये गाना सुना है तुमने? टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, दैट इज एफडी। ये टूट जाती है, एक जोक बोल रहा हूं। एफडी की दशा, टूट गई, टूट के मैच्योर हो गई, इसके ऊपर उन्होंने गाना बनाया है। टूट गई, टूट के मैच्योर हो गई। क्लियर है? ऐसे ही तुम्हारी हालत हुई है, टूट गए हो, टूट के मैच्योर हो गए हो। बुरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, बहुत ही बुरा जोक था, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, एकदम जोक आया तो मैंने बोल दिया, गाली देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुन लेना सबने, कोई कुछ नहीं बोलेगा कमेंट्स के अंदर, चुपचाप आगे के डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। लास्ट 2 मिनट एग्जिस्ट नहीं करते आपकी जिंदगी में, छोड़ दो, लेट्स गो आगे। हाँ, पब्लिक कंपनी 2 सबसेक्शन कौन सा है बोले एक बार से? 71। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। रेडी? कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वाह वाह, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट, वाह, डेफिनेशन बना रहे, मजाक कर रहे हैं, सस्ते नशे करके वाह वाह वाह। इसे कौन डेफिनेशन बताता है जिंदगी के अंदर? पब्लिक कंपनी का है जो प्राइवेट नहीं है, तो प्राइवेट का अच्छा हो, प्राइवेट में नहीं का जो पब्लिक नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही करते रहेंगे जिंदगी में, इनकी हरकत है डेफिनेशन बना के। व्हाट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज नॉट कैपिटल अकाउंट? व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट विच इज नॉट करंट? व्हाट इज डेबिट विच इज नॉट क्रेडिट? व्हाट इज क्रेडिट विच इज नॉट डेबिट? समझ में आ रहा है? व्हाट इज एक्स विच इज नॉट करंट गर्लफ्रेंड? व्हाट इज करंट गर्लफ्रेंड विच इज नॉट एक्स? अच्छा है जिंदगी में ऐसे डेफिनेशन ये हर एक नहीं बनाते, पर यहां पे सहना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? क्या बताऊं, मतलब हमें कंट्रोल उदय, गुस्से को कंट्रोल, कंट्रोल उदय, पर ये क्या चल रहा है? ऐसा कैसे चल सकता है? ये कौन करता है? ऐसी डेफिनेशन कौन बनाता है? हे भगवान, कैसे? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक है, हाँ, तो मतलब कभी कभी हो जाता, नाना पाटेकर अंदर आ जाता है थोड़ा सा, तो तकलीफ होती है। ठीक है, हाँ, इट्स ओके। पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है, लेट्स गो। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। ठीक है, हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। पर मैंने स्टार्टअप वाला केस बोला, और स्टार्टअप वाले केस के लिए ये कंडीशन डिलीट किया गया है, टू प्रमोट अ स्टार्टअप। आप ये साइड के कॉलम में भी लिख सकते हो, मेक नोट्स के कॉलम में, टू प्रमोट अ स्टार्टअप मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 लाख हैज बीन डिलीटेड। आपके बुक में शायद ये होगा ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, होगा तो कट कर देना। आगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7। देखो बोला है 7 और मोर मेंबर्स, मतलब मिनिमम 7 रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। 7 मेंबर लगते बोले कंपनी बनाने के लिए। क्लियर? और उसके बाद एक ऐसा सेंटेंस बोला है, तुम जिंदगी भर भी सेंटेंस के ऊपर बैठ जाओगे, कूदोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। द सेक्शन प्रोवाइड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शॉल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी इवन वेयर सच अ सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। भगवान,
ये कहां आ गया मैं जिंदगी में, क्या पढ़ाने आ गया, क्यों पढ़ाता हूं मैं ऐसी चीजें, मेरे को नहीं समझ में आता। पढ़ो, this section provides that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall deemed to be public company even where subsidiary company continues to be a private company in its article। क्या चल रहा है ये, कौन करता है ऐसा, कौन लिखता है ये डेफिनेशन, कहां से आती है ये भगवान। चिल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। इसका सिंपल मतलब मैं लिख के दे दूं आपको, ठीक है, सिंपल मतलब, और एग्जाम में आया तो भी सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना, कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी गुस्से में नाना पाटेकर आ जाता है, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे प्यार से बोल रहा हूं, सुनना। कोई भी बोले पब्लिक कंपनी है, उसकी अगर सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी का डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, उसका सब्सिडियरी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देखो सिंपल लॉजिक है, पब्लिक कंपनी में पैसा लगा है पब्लिक का, पैसा किसका लगा है, पब्लिक का, ये पब्लिक कंपनी ने पैसा लगाया है प्राइवेट में, अगर पब्लिक ने पैसा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लगाया है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने पैसा प्राइवेट में लगाया है, इसका ही सिंपल मतलब ये है कि पब्लिक ने ही पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगाया है। यही हुआ ना, पब्लिक ने पैसा पब्लिक लिमिटेड में लगाया, वो पब्लिक लिमिटेड ने प्राइवेट लिमिटेड में लगाया, तो इसका मतलब सीधा पैसा पब्लिक ने प्राइवेट लिमिटेड में लगाया भाया। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू शी, तो ए इज इक्वल टू शी, समझ में आया, इज इक्वल टू शी, मतलब यहां पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी के अंदर पैसा डाला हुआ है, पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी में पैसा डाला हुआ है, तो इसका स्टेटस भी डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। ये है आपके पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन का एनालिसिस। मैं चाहूंगा इस एनालिसिस को लिख के रखो, एनालिसिस करना बाकी है, ये रीडिंग ही है सिर्फ, इस रीडिंग को पहले लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। सच में कैसे डेफिनेशन बनाते हैं जिंदगी के अंदर, कौन करता है ऐसा। मार्किंग कर लो फटाफट। चलो डन हो गया सबका, मार्किंग हो गया का तो मुझे कमेंट्स में बताइए बच्चों फटाफट। सब जिंदा है कि चले गए सब, अभी समझ नहीं गया बेटा, अभी अभी बाकी है जिंदगी में, अभी तो डायग्राम समझाना है, जस्ट वेट फॉर दिस। लिख लिया सबने, जिंदा है सब लोग, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये लिखना हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, समय थोड़ा कम बचा है पर मुझे एनालिसिस देना है, इसलिए मैं वापस जाता हूं, थोड़ा डायग्राम को कॉपी करके आता हूं, कॉपी, डायग्राम कॉपी करना पड़ेगा ना, कॉपी। किधर गया पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, चीचा चीचा, प्राइवेट का डेफिनेशन दिख रहा है चीचा, पब्लिक का डेफिनेशन नहीं दिख रहा है। चलो पब्लिक कंपनी के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बना के दे दूं आपको, यहां पे तो ओल्ड वाला नहीं है,
तो नू वाला ही बनाते हैं, नू नू डायग्राम बनाते हैं। आ जाइए फटाफट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। एक मस्त छोटा सा डायग्राम बना दूं पब्लिक कंपनी का, लेट्स गो। सब मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना, सो समय भी सेव हो जाएगा, क्लास भी एंड करनी है क्योंकि आज 2 घंटे पूरे हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। सो आ जाइए फटाफट। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन कौन सा है बच्चों, बोले एक बार, 71। पब्लिक कंपनी 271। पब्लिक कंपनी के अंदर इन्होंने 2-3 कंडीशन बोले हैं। पहला, विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका बहुत अलग मीनिंग निकलता है, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। दूसरा, मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम मेंबर्स इनफाइनाइट। मैक्सिमम इनफाइनाइट मेंबर हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आजकल लिस्टेड कंपनी से देख लो, उनके करोड़ों मेंबर्स होते हैं। और तीसरा, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड पब्लिक कंपनी, डीपीसी। ठीक है, ये इसके 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में पहले पॉइंट का एनालिसिस है, विच इज नॉट अ प्राइवेट का मतलब क्या है। विच इज नॉट प्राइवेट मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर इज फ्री, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज फ्री। फ्री मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसको चाहे ट्रांसफर करो, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पर्सन को भी शेयर ट्रांसफर करना अलाउड है। मैक्सिमम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग थर्ड पर्सन के साथ ही होता है शेयर्स का। दूसरा, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट तो हट गई। सेकंड पॉइंट इज, आपके एम्प्लॉय प्लस मेंबर विल बी काउंटेड। पर एक चीज आपने याद रखनी है, यहां पे जॉइंट होल्डिंग भी 1 ही काउंट होता है। दिस पॉइंट 1, दिस पॉइंट 2, जॉइंट होल्डिंग विल बी काउंटेड एज 1 ओनली। जॉइंट होल्डिंग को हम एक ही काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में 1 करते पब्लिक में 2 करते हैं, नहीं। पब्लिक में भी जॉइंट होल्डिंग 1 ही काउंट होता है। पर एनीवेज नंबर ऑफ मेंबर्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जॉइंट होल्डिंग को कितना भी काउंट करे क्या फर्क पड़ता है। पर नॉर्मली आपने वोटिंग राइट्स वगैरह के लिए एक ही काउंट करना चाहिए, बाकी राइट्स के लिए एक ही काउंट करना है। तो जॉइंट होल्डिंग विल बी काउंटेड एज 1। और तीसरा, कैन इनवाइट अ पब्लिक, इन्विटेशन टू पब्लिक अलाउड। पब्लिक को इन्विटेशन अलाउड किया जा रहा है, दैट मीन कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से फंड्स रेज कर सकते हैं। यह है डेफिनेशन पब्लिक कंपनी का। कंसेप्ट समझ में आया? छोटा सा डायग्राम है, फटाफट लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ये पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं डिपॉजिट, डिबेंचर वगैरह के फॉर्म में या शेयर्स के फॉर्म में। लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं होगा ना बेटा, कैसे होगा? अगर इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है तो इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं होता ना, कैसे करेंगे अपन? स्क्रीनशॉट मत लीजिए, दूसरे फोन से फोटो खींच लीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। लिख लीजिए डायग्राम, मैं समय दे रहा हूं बाकायदा 5 मिनट, वैसे भी 5 मिनट बाकी है क्लास ओवर करने के लिए, लिख लीजिए। वोटिंग राइट एक ही होगा जॉइंट वाले का बेटा, सही बात बोली मेहर कपूर। सबका हो गया तो डन डन करके लिखिए, तो मैं लेक्चर एंड करूंगा। डन डना डन करके लिखिए, डन डना डन 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 डना डन 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 डन। लेक्चर कैसा लगा आज का मेरे को जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। सब समझ में आएगा? 3 मेन डेफिनेशन हमने देखे और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। आज आप देख सकते हो हमने छप्पर फाड़ के एनालिसिस किया, जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो जिंदगी और बेहतरीन हो जाएगी आपकी। चलो बहुत बढ़िया, आई होप सो सबका हो चुका है। चलो
सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। तीनों डेफिनेशन को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। कल से मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा, हमारे क्वेश्चनियर्स भी हमको इस क्लास के अंदर डिस्कस करने हैं, तो ये चीज भी मैं आपसे इस बार करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आज के लिए काफी करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा, क्वेश्चनियर लास्ट क्लास तक के कवरअप नहीं होते थे, पर इस क्लास से मैं क्वेश्चनियर कवरअप करने वाला हूं, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स 5-7 बढ़ सकते हैं। अब अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि वो लेक्चर्स अपन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर ले क्वेश्चनियर के, जिससे आपको फायदा हो जाए, ठीक है। और ये इनक्रिप्टेड लेक्चर्स आपके अलग चलते रहे, सो दैट आप बाद में भी क्वेश्चनियर देखना चाहो तो आपका क्वेश्चनियर देखना हो सके। तो इसके ऊपर मुझे कल की क्लास के अंदर कमेंट्स देगा कि भाई हम क्वेश्चनियर यूट्यूब पे करें लाइव स्ट्रीम या इसी के ऊपर करें, क्योंकि क्वेश्चनियर यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, तो जो लोगों को क्वेश्चनियर ही सिर्फ पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे एक बार बताना, ठीक है। कोई ग्रुप है क्या ऑलरेडी व्हाट्सएप का? मुझे भी देखना पड़ेगा। कल मैंने सुना था कि किसी ने तो भी ग्रुप में ऐड किया है करके, तो वो ग्रुप में मैं ऐड हो जाऊंगा, तो अपन कर लेंगे, ठीक है। चलेगा, आज के लिए काफी कर। सॉल्व फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कल मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी दिन, नहीं कल के दिन, ठीक है। टेक केयर, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।